Assalamu alaikum, dear students. So we are here with another chapter of yours for your finishing touch 2023, and that's AC. We have already completed EMI, and now the another part of that is AC. ठीक है, very important. EMI AC से आपके तकरीबन 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब 12 मार्क्स. ठीक है, तो AC में पहले डेफिनेशन ऑफ AC एंड एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज. तो ये डेफिनेशन तो आप जानते हैं, डेफिनेशन यू शुड नो. एक सेकंड आप रुकिए, थोड़ा सा इसको वेट करना पड़ेगा. हाँ, थोड़ा ये हो गया. तो डेफिनेशन यू शुड नो, डेफिनेशन एक्चुअली कम्स फ्रॉम दिस इक्वेशन इटसेल्फ, दैट E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. तो ये डिस्कस करने से पहले, ये स्लाइड डिस्कस करने से पहले, इसी पे तो क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे. मैं अपनी एक स्लाइड इसमें ऐड करना चाहूंगा. वो ये है कि मैंने जब परसों EMI आपके साथ डिस्कस किया तो मैंने बोला that actually there is a thing called as magnetic flux, that's BA cos theta, where B is magnetic field vector, A is area vector, and theta is angle between the two. और फिर मैंने आपको बोला that mode of EMF which gets developed, या सीधे आप EMF पूरा लेंजेस लेके अगर आप लिखना चाहेंगे तो EMF जो है as per Faraday's laws of EMI, it's minus d phi by dt, that's rate of change of flux. तो फ्लक्स में जैसे आप ये माइनस लिखेंगे और फिर ये d by dt of that BA cos theta, तो आपको पता होना चाहिए. EMI में मैंने एक लास्ट हेडिंग प्रिजर्व करके रखी थी. मैंने बोला था दिस इज वायर फ्रॉम वी हैव टू स्टार्ट एक्चुअली AC. तो वो आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं. आज ना B चेंज होगा ना A चेंज होगा. आज फ्लक्स में ना B वेक्टर चेंज होगा ना एरिया वेक्टर चेंज होगा. आज इनके बीच में एंगल चेंज होने वाला है, और उसी टाइप ऑफ EMF को हम रोटेशनल EMF कहते हैं. मतलब आज BA तो कांस्टेंट है, बट जो चेंज हो रहा है दैट इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. And this type of EMF is called as rotational EMF. इसको हम rotational EMF कहते हैं. और इसी rotational EMF का दूसरा नाम जो है that is alternating, because its sense, its nature is alternating. क्या मतलब होता है थोड़ी देर बाद ही आपको पता चलेगा. तो अब आप जानते हैं E हो गया बराबर माइनस, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मैं लास्ट में मल्टीप्लाई करूंगा कॉइल के, तो ये BA हो गया. डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा आप सब जानते हैं, दैट्स माइनस साइन थीटा, एंड इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा दैट इज d थीटा बाई dt. तो फिर आप माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, EMF हो गया बराबर BA, इट इज साइन थीटा. एंड यू शुड नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हम सब जानते हैं दैट d थीटा बाई dt जो आपका है वो होता है ओमेगा, दैट्स एंगुलर वेलोसिटी. और अरेंज करने पे आपको मिला दैट इज BA ओमेगा, then it is sin of theta. और अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से आप मल्टीप्लाई करेंगे. ये इक्वेशन है रोटेशनल EMF की, और इसी को हम AC कहते हैं. तो AC का जो बेसिक इक्वेशन है जो आप सब बच्चों को याद होना चाहिए, that is NBA omega sin of theta, where n number of turns is constant, B is constant, magnetic field strength is constant, area vector of the coil is constant, angular velocity, ये सारी चीजें जो है constant है. तो हम लिखते हैं E is equal to E naught sin of theta. This becomes the equation of AC. Alternating that current का जो equation आपके पास है वो है E is equal to E naught sin of theta. तो मैं यहाँ लिखूँ, या तो equation अब आपके पास रहेगी E is equal to E naught sin of theta, ये equation फर्स्ट है, या तो आपके पास इक्वेशन रह सकती है E is equal to E naught, it is sin of omega t, क्योंकि थीटा हम जानते हैं ना, थीटा हम जानते हैं ये ओमेगा इंटू टी के बराबर होता है. तो इन दो में से आप कोई भी इक्वेशन AC के लिए यूज कर सकते हैं एज पर द नीड. तो अगर एंगल में दिया है तो आप थीटा लेंगे, अगर इंस्टेंटेनियस टाइम की बात कर रहा है तो आप ये इक्वेशन ले सकते हो. इन दोनों इक्वेशंस में ये जो E naught है, ये E naught है बराबर NBA ओमेगा, और इसको हम पीक वैल्यू ऑफ AC या मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं. तो AC का पहला वैल्यू हमारे पास आ चुका है जिसको हम पीक वैल्यू कहते हैं. तो ये हो गया इसका डेरिवेशन पार्ट जो मैंने पूरा फिनिशिंग टच में आपके साथ डिस्कस किया. अदरवाइज मैं सीधे बोल सकता था ये इसके बराबर है. तो पीक वैल्यू हो गया NBA ओमेगा. और अब अगर मैं और एक स्लाइड आपके लिए ऐड कर दूं तो अब मेरे पास इक्वेशन जो EMF की है वो है E नॉट साइन ऑफ थीटा. अगर हम इसका जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसा कुछ डिस्कस करें कि ये थीटा है और फिर ये हो गया आपका साइन ऑफ थीटा, क्योंकि अगर आपके पास थीटा है तो फिर उसके बाद साइन चाहिए, और
फिर ये आपके पास फाइनली ईएमएफ आएगा। अब थीटा 0 डिग्री हो सकता है, थीटा आपका 90 डिग्री हो सकता है, उसके बाद 180, मैं 90 इंक्रीमेंट कर रहा हूं, फिर 270 और लास्ट में आपका 360। मैं पूरे एक साइकिल की बात करना चाहूंगा, पूरे एक साइकिल की बात करना चाहूंगा। नाउ साइन ऑफ 0 डिग्री आप सब जानते हैं 0, फिर आपका जो है जब साइन ऑफ 0 0 हो गया, जब ये साइन ऑफ 0 0 हो गया तो ईएमएफ आपका फाइनली 0 हो गया। साइन ऑफ 90 बच्चों, साइन ऑफ 90 1 होता है, जब साइन 90 1 होता है तो ईएमएफ मैक्सिमम हो गया ई नॉट के बराबर। उसके बाद अगर आप साइन ऑफ 180 की बात करें तो वो -1 हो जाता है। साइन ऑफ 180 नहीं बच्चों, साइन ऑफ 180 इज अगेन 0, सॉरी, साइन ऑफ 180 इज अगेन 0, तो ईएमएफ इज अगेन 0। साइन ऑफ 270 इज -1, साइन ऑफ 270 इज -1, तो ये माइनस ई नॉट हो जाएगा। और साइन ऑफ 360 इज अगेन 0, ईएमएफ इज 0। तो ये बना आपका सीक्वेंस। और अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहेंगे, अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहेंगे सर किसको, ईएमएफ वर्सेस थीटा या थीटा खुद बराबर है ओमेगा टी, तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपको पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है बच्चों, आपको पता चल रहा है कि 0 डिग्री पे ईएमएफ 0 है, 90 डिग्री पे प्लस वैल्यू है, पॉजिटिव ईएमएफ है ई नॉट मैक्सिमम, 180 पे 0 है, 270 पे नेगेटिव जो है वैल्यू है ईएमएफ का मैक्सिमम, और 360 पे 0। तो ये साइन करू हो गया, साइनोसोडियल साइन करू हो गया, जिसपे 0 डिग्री पे 0, 90 डिग्री पे आपका प्लस ई नॉट है, प्लस ई नॉट है, 180 पे जो है 0 है, फिर 270 पे आपका वैल्यू जो है वो माइनस ई नॉट है, अगेन मैक्सिमम वैल्यू बट ऑन द नेगेटिव साइड, एंड 360 पे फिर से 0। तो ये हो गया आपका एसी। तो जिसमें पूरे साइकिल में आपका एक आधा पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव हाफ है, फिर नेगेटिव हाफ है, फिर से पॉजिटिव हाफ आएगा, फिर से नेगेटिव हाफ आएगा। इसी को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सो अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ इज दैट करंट which changes its magnitude as well as polarity after regular intervals of time। अगर आप देखोगे तो पहला हाफ पॉजिटिव है, दूसरा हाफ नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, और इसमें जो ये वेरिएशन है इट इज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। दिस टाइप ऑफ ईएमएफ और एसी, दिस टाइप ऑफ ईएमएफ और करंट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। तो ये हमने इसकी बुनियाद रखी, और जिसमें ये वैल्यू जो है, ये जो टॉप वैल्यू यहाँ पे है, जो ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, ये जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे या नेगेटिव साइड में, इसी को हम पीक वैल्यू कहते हैं। तो ये दो वैल्यूज जो है ये पीक वैल्यूज ऑफ एसी कहलाते हैं। वी कॉल देम एज पीक वैल्यूज। मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपके पास हो नहीं सकता, इससे कम हो सकता है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा वैल्यू हो नहीं सकता। तो पहला वैल्यू हमारे पास एसी का आ चुका है, और एसी की डेफिनेशन भी अब आ चुकी है, और इसका ये ग्राफ, इसका ये शेप जो है ऐसा क्यों है वो हमें इक्वेशन ने पूरा जो है एक्सप्लेन कर दिया। तो इसलिए मैं अगर वापस आ जाऊं अपनी स्लाइड पे वापस आ जाऊं, देख लीजिए ईएमएफ हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट इसमें हो गया एनबीए ओमेगा, जिसको आप पीक वैल्यू कहते हैं, जो मैंने अभी आपके साथ पूरा डिस्कस किया। और फिर इसमें पीक वैल्यू देख लीजिए, ई नॉट हो गया पीक वैल्यू, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और फिर और दो वैल्यूज होते हैं, एक वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू कहते हैं, और दूसरे वैल्यू को हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। मैं इसमें भी आपकी हेल्प करना चाहूंगा, इसमें भी हम एक चीज जो है, मैं इसमें एक स्लाइड ऐड कर दूंगा आपके लिए। तो उसके बाद होता है एवरेज वैल्यू, उसके बाद होता है एवरेज वैल्यू। सर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज पे आजकल जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एवरेज पीक वैल्यू तो समझ आ गया, अब एवरेज वैल्यू क्या हो गया सर, और फिर आरएमएस वैल्यू क्या हो गया। मैं आपको बोल दूं, अगर आप मैथमेटिकली स्ट्रांग है, और ये कोई भी ग्राफ अगर आप y एंड x में ले रहे हैं, y और x में ले रहे हैं, और इस ग्राफ का कुछ ऐसा शेप है, इसका ये मतलब है बच्चों कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ वैल्यू ऑफ y। तो हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए हर एक वैल्यू ऑफ y जो है आपके पास अवेलेबल है। जब भी ऐसा हो तो एवरेज वैल्यू कितना आएगा सर, तो एवरेज वैल्यू जो होता है, एवरेज वैल्यू जो है हम ऐसे लिखते हैं, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ y dx divided by integration of dx। एक्चुअली हुआ क्यों, एवरेज वैल्यू ऐसा क्यों आया सर, एवरेज वैल्यू ऐसा क्यों आया, क्योंकि आप जानते हैं दैट देयर इज अ वैल्यू फॉर एवरी x देयर इज अ वैल्यू ऑफ y। तो हम लिखेंगे इट इज y1 x1 प्लस y2 x2। आपके पास x1 है तो y1 वैल्यू है, आपके पास x2 है तो y2 वैल्यू है, प्लस y3 x3 प्लस सो ऑन, डिवाइडेड बाय फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, दैट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन। तो इसी को मैंने लिखा। अब इंटीग्रेशन के टर्म्स में हम एवरेज मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं कि ये जो सम मैंने ऊपर किया, तो वो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम किसका, y और x का, और नीचे डिवाइड बाय सम है x का, तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dx ये है। तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ हो दैट y जो है, y का वैल्यू डिपेंड करता है x पे, जिसको हम लिखते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। जब भी ऐसा आपके पास कुछ हो, मैथमेटिकली ऐसी कोई इक्वेशन हो आपके पास कि y डिपेंड करता है x पे, तो अब एवरेज ऐसे निकाला
जाता है दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ वैल्यू ऑफ y, मींस y डिपेंड्स ऑन x, y इज फंक्शन ऑफ x। तब एवरेज लिखने का तरीका ये होता है दैट y1 x1 plus y2 x2 plus y3 x3 डिवाइडेड बाय दैट सो ऑन डिवाइडेड बाय x1 plus x2 plus x3, और इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। ये होता है मैथमेटिक्स में एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका। सर आपने मैथमेटिक्स में जो एवरेज वैल्यू हमें क्यों पढ़ाया? क्योंकि अगर आप ग्राफ में वापस जाएंगे, अगर आप ग्राफ में वापस जाएंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए बच्चे। देख लीजिए आपका ई जो है ये फंक्शन है टाइम का, दैट ईएमएफ इज फंक्शन ऑफ टाइम, ईएमएफ इज फंक्शन ऑफ टाइम बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टी देयर इज अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर एवरी, क्योंकि थीटा ही ओमेगा टी के बराबर है। आप टी में बात कर सकते हो थीटा में, तो ईएमएफ फंक्शन ऑफ टी है। यहां क्लियरली पता चल रहा है कि हर एक टाइम पे, हर एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे एक डिफरेंट वैल्यू है आपके एसी का। तो ये तो वही इक्वेशन हो गई दैट ईएमएफ इज फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे अभी आपने यहां पे देखा दैट वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, अब यहां पे इसको आपने चेंज कर दिया ई इज फंक्शन ऑफ टी। तो देयरफॉर अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है एसी का, अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। हुआ ही क्या, वाई पे इस वक्त ई है और एक्स के बदले यहाँ पे टी है, तो वही हो गया आपका। ये जो है आपका देखिए y इज फंक्शन ऑफ x, यहाँ y था यहाँ x था, एवरेज वैल्यू था इंटीग्रेशन ऑफ y dx डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ पे भी वही आपने किया, यहाँ पे भी आपने वही किया कि यहाँ पे y के बदले e है, यहाँ पे t है, तो एवरेज वैल्यू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये हो गया पूरा रीजन मैंने आपको दिया कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC इस इक्वेशन से हम क्यों लिखते हैं। तो ये हो गया, और इसको हम जो है टाइम इंटरवल 0 to t में इंटीग्रेट करके एज पर द नीड जो है हम एवरेज वैल्यू जो है ऑब्टेन करते हैं। तो ये होता है एवरेज वैल्यू, दूसरा वैल्यू आपके AC का। तो पीक वैल्यू आ गया, उसके बाद एवरेज वैल्यू। इसीलिए अगर आप इक्वेशन देखोगे ये हो गया आपका एवरेज वैल्यू का इक्वेशन, दैट एवरेज value of AC is integration of E dt divided by integration of dt 0 to t and 0 to t। ये मैंने आपको मैथमेटिकली पूरा समझा दिया। उसके बाद और एक वैल्यू है, उसमें भी मैं आपको जो है हेल्प करना चाहूंगा। तो एवरेज वैल्यू आ चुका है, उसके बाद और एक वैल्यू होता है जिसको हम RMS वैल्यू कहते हैं। RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं इसको। रूट फिर होता है मीन फिर होता है स्क्वायर, वी कॉल दिस एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कभी कभी इसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। अगर न्यूमेरिकल में वो बोलता है कैलकुलेट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, तो ये इसके सारे नाम है RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। उस केस में देख लीजिए मुझे निकालना है ERMS EMF का जो है, पहले हम पीक वैल्यू निकाल चुके हैं E नॉट NBA ओमेगा के बराबर। फिर एवरेज मैंने मैथमेटिकली समझाया, एवरेज के लिए इक्वेशन है जो है AC का इंटीग्रेशन ऑफ E dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to t। एंड इन द सेम फैशन अब मुझे EMF का RMS वैल्यू निकालना है। ये निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सर क्यों? ये बहुत आसान है, क्योंकि RMS मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो खुद ही बोल रहा है पहले रूट लो फिर मीन लो। मीन तो एवरेज होता है बच्चों, एवरेज हम अभी निकाल चुके हैं। तो एवरेज होता है इंटीग्रेशन ऑफ E dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ये हो गया पहले R हो गया रूट, फिर मैंने मीन निकाला। मीन अभी मैंने दिखाया आपको। एवरेज तो ऐसे निकालते हैं और फिर लास्ट में स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं इसको रिक्वायर्ड टाइम में, दैट इज 0 to t। ये हो गया RMS वैल्यू भी। तो तीनों वैल्यू जो है अब आपके AC के क्लियर होने चाहिए, AC के क्लियर होने चाहिए। पहला पीक वैल्यू होता है मैक्सिमम, फिर एवरेज वैल्यू होता है, और एवरेज वैल्यू मैथमेटिकली मैंने उसकी बुनियाद रख दी कि कैसे जो है एवरेज वैल्यू मैथमेटिक्स में, और फिर उसको हमने इस अपने चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया एवरेज वैल्यू ऑफ AC। और फिर लास्ट में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू भी इसको कभी कभी कहते हैं। तो इसने खुद बोला पहले रूट लो फिर मीन लो, मतलब एवरेज लो, क्योंकि एवरेज का दूसरा नाम मीन होता है, और फिर स्क्वायर लो। वही आपकी स्लाइड में है। यहाँ पे आपका जो है तीसरा पॉइंट जो है ये हो गया बच्चों आपका RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देख लो एवरेज वैल्यू है मैंने उधर लिखा है, ऊपर रूट लिया और E पे स्क्वायर कर दिया है। ये हो गया आपका RMS वैल्यू। उसके बाद है पावर कंज्यूम्ड इन AC। पावर कंज्यूम्ड इन AC जो है वो ERMS IRMS cos phi। मैं इसमें आपको हेल्प करूंगा। ERMS IRMS cos phi मतलब RMS वैल्यू ऑफ AC। RMS जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, फिर IRMS करंट में भी IRMS cos phi, where phi is called as phase difference between current and voltage, current and EMF। मैं phase difference आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो ये पूरा इक्वेशन मैं आपको फिर से इस पे वापस लाऊंगा, और इसमें जो cos phi है इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, पावर फैक्टर हमें आइडिया देता है कि एक AC सर्किट कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, वो अच्छा सर्किट है कि अच्छा सर्किट है या बुरा सर्किट है, कितना पावर कंज्यूम कर पा रहा है और कितना ऑसिलेट कर पा रहा है, वो इसका काम है cos phi का, जिसको हम पावर फैक्टर। ये जो है ये मैं जब फेजर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा ये तब आएगा, फिलहाल मैंने इक्वेशंस में सारा रखा। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ AC। उसके बाद एवरेज
एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई। बट उसके बाद जो है ये स्लाइड्स मैंने ऐड की कि कहां से इनको डेवलप किया, ये आ गया आपके पास, और फिर ये समझा दिया आरएमएस वैल्यू। इसमें मैं और एक ऐड स्लाइड करने जा रहा हूं अब बच्चों। तो अब आपका जो एसी का शेप जो है, एसी आज के बाद जब आप देखोगे दैट्स ईएमएफ वर्सेस दैट थीटा, और इट इज इटसेल्फ इक्वल टू ओमेगा टी, एंड द शेप ऑफ एसी इज लाइक दिस। एसी कुछ ऐसा शेप का होता है, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग, इसीलिए तो इसको अल्टरनेटिंग कहते हैं बच्चों। और फिर मैं आपको इधर एक चीज समझा दूं, एक कंप्लीट वेव को, एक कंप्लीट वेव जिसमें एक क्रस्ट है, ट्रफ आता है, इसको जो टाइम लगता है उसको टोटल टाइम पीरियड। मैंने देखा जब हम क्लासरूम प्रोग्राम में बच्चों को पढ़ाते हैं तो इनको ये चीजें, बेसिक चीजें पता नहीं होती है, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो कैपिटल टी है इसको हम टाइम पीरियड ऑफ एसी कहते हैं, वी कॉल दिस एज टाइम पीरियड ऑफ एसी। तो ये कंप्लीट टाइम पीरियड होता है, और इनवर्स ऑफ दिस टाइम पीरियड जो है उसी को हम नीटा, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कहते हैं। और रिमेंबर दैट इन इंडियन होम्स, हिंदुस्तान के घरों में, इंडियन होम्स एक बार एंट्रेंस में आया था, इंडियन होम्स में ये फ्रीक्वेंसी जो है ये 50 हर्ट्स है। 50 हर्ट्स होता है सेकंड इनवर्स टाइम का, और फिर ये हो गया इंडियन होम्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है। मतलब एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल जो है हिंदुस्तान के घरों में कंप्लीट होते हैं। ये एक साइकिल होता है, फिर और एक ऐसा साइकिल। तो एक सेकंड में हिंदुस्तान के घरों में जो आपके घर में बिजली आती है उसके 50 फ्रीक्वेंसी होती है। वाइल एज इन अमेरिकन होम्स, अगर आप अमेरिकन होम्स की बात करें तो उनका फ्रीक्वेंसी भी हमसे अच्छा है, दैट इज 60 to 70 हर्ट्स। और आप जानते हैं जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी, तो उनका एसी भी हमसे बेटर है। तो ये हो गया एक सेकंड में 50 साइकिल हिंदुस्तान के घरों में जो है ऐसे 50 साइकिल्स डेवलप होते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी का आइडिया हो गया। मगर मैं और एक चीज यहाँ पे दिखा दूं, अगर आप देखोगे इक्वेशन ऑफ ईएमएफ था E इज इक्वल ई नॉट देन इट इज साइन ऑफ थीटा, या मैंने बोला E इज इक्वल ई नॉट देन साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहां ख्याल रखेंगे आप, ये जो टी यहां लिखा मैंने, ये टी जो है ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, ये स्मॉल टी है, इसका ख्याल रखिए। इसको इंस्टेंटेनियस टाइम कहते हैं। इसको इसके साथ आप जो है, इसके साथ आप जो है कंफ्यूजन रहता है कुछ बच्चों को, इसको इंस्टेंटेनियस टाइम कहते हैं। सर व्हाट इज इंस्टेंटेनियस टाइम? इंस्टेंटेनियस टाइम हो गया फॉर एग्जांपल ये टाइम T1, यहां पे कितना वैल्यू है, फिर T2 सर यहां पे कितना वैल्यू है, फिर T3 सर यहां पे कितना वैल्यू है। तो स्मॉल टी जो इस इक्वेशन में है वो इंस्टेंटेनियस टाइम है। और अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखना चाहोगे कि मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल ई नॉट, इट इज साइन ऑफ ओमेगा के बदले मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी। ऐसा नहीं कि टी कैंसिल आउट हुआ और नई डिस्कवरी हुई। ये टी जो है कैपिटल टी ये टोटल टाइम पीरियड है, और ये स्मॉल टी जो है ये इंस्टेंटेनियस टाइम है। किस सेकंड की बात कर रहे हैं उस पे कितना वैल्यू है एसी का, उसको हम इंस्टेंटेनियस टाइम कहते हैं। इस चीज का ख्याल रखिए। और ओमेगा अब यहां पे जो है ओमेगा याद रखेंगे ये 2 पाई बाई टी होता है। ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी या 1 बाई टी, तो 1 बाई टी तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो याद रखना ओमेगा आप जब न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे तो 2 पाई न्यू होता है। बट 50 हर्ट्ज हिंदुस्तान के घरों की फ्रीक्वेंसी है, तो हिंदुस्तान के घरों का ओमेगा हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 50, और ये हो जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये हिंदुस्तान के घरों का, ये हिंदुस्तान के घरों का जो है, ये हिंदुस्तान के घरों का जो है ओमेगा हो गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर इंडियन होम्स। तो हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी है हिंदुस्तान के घरों का दैट इज 50 हर्ट्ज, और हिंदुस्तान के घरों का जो ओमेगा है वो 100 पाई रेडियन पर सेकंड। जब भी आप न्यूमेरिकल में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी देखोगे ओमेगा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप सीधे 100 पाई रेडियन पर सेकंड ले सकते हैं। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मैंने इसमें ऐड की सो दैट यू विल बी गुड इन न्यूमेरिकल्स। आपको सारे स्किल्स, आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि यहाँ पे स्मॉल टी, कैपिटल टी, इन चीजों में छोटे छोटे कंफ्यूजन डेवलप होते हैं, और फिर न्यूमेरिकल में जो है तकलीफ होती है। तो ये हो गया आपका जो है, ये हो गया आपका स्लाइड नंबर 1। मैंने स्लाइड नंबर 1 जो है वो पूरा एक्सप्लेन हो गया कि हमने अल्टरनेटिंग करंट से स्टार्ट किया, देन वी हैव है ना हमारा ये जो पहला था डेफिनेशन, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सारी चीजें। पावर में जो फेज में आ जाऊंगा, फेजर्स में आ जाऊंगा। फिर मैंने दिखाया कि एसी का इक्वेशन कैसे डेवलप होता है, ये ग्राफ कैसे डेवलप होता है, इसमें बाकी चीजें जो है एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर आरएमएस वैल्यू कैसे हम डेवलप करते हैं, और फिर आपका जो है ये हो गया आपका ओमेगा एंड ऑल दैट। और उसके बाद बच्चों, उसके बाद जो है अब हम और एक स्लाइड इसमें ऐड करेंगे सो दैट फर्दर आपको जो है इसके बारे में जो है कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। अब आप अगर आप देखोगे एसी का शेप जो है, एसी का शेप दैट्स ईएमएफ वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है आपके पास, तो वो ऐसा कुछ ग्राफ है सर, ऐसा कुछ ग्राफ है। इसमें पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ है, पॉजिटिव हाफ है, कंप्लीट साइकिल ये है। तो अब सर इसके वैल्यूज क्या है एसी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एसी के वैल्यूज मैं फिर से दिखाना चाहता हूं। तो ये जो वैल्यू है ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, इसको हम पीक वैल्यू कहते हैं। तो आपका जो ई नॉट है, जो आपका ई नॉट है बच्चों, जो आपका ई नॉट है, इसी को हम पीक वैल्यू कहते हैं। और पीक वैल्यू जो है अभी
मैंने आपको पढ़ाया कि पीक वैल्यू खुद होता है बराबर एन बी ए ओमेगा, तो मैं यहां लिखूं एन बी ए ओमेगा, नंबर ऑफ टर्न, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल, एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, पीक वैल्यू। उसके बाद मैंने आपको और एक वैल्यू दिया दैट्स कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू एसी का जो होता है दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टी। पीछे मैंने सारा पढ़ा दिया आपको, और याद रखेंगे अगर हम एवरेज वैल्यू एसी का कंप्लीट साइकिल पे निकाले, फॉर कंप्लीट साइकिल, अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करें, अगर हम कंप्लीट साइकिल हो गया जिसमें एक पॉजिटिव हाफ एक नेगेटिव हाफ, अगर आप एवरेज निकालोगे तो पॉजिटिव हाफ में इसको इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलेगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो एवरेज वैल्यू एसी का फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज 0 एंड इज नेवर कैलकुलेटेड। तो फिर क्या करें हम सर, हम हमेशा एसी का एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल पे कैलकुलेट करते हैं, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ पे या नेगेटिव हाफ पे एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर हाफ साइकिल ही हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। और जो वैल्यूज मैं आपको यहां लिखा हूं ये आपको जबानी याद होने चाहिए। तो एवरेज वैल्यू ऑब्टेन जब किया जाता है, इसमें आप जब हाफ साइकिल के लिए इसको इंटीग्रेट करोगे, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, 0 टू टी बाई टू जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एवरेज वैल्यू आएगा 2 बाई पाई ऑफ E नॉट। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू। तो आज के बाद याद रखना कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जो होता है कंप्लीट साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि कंप्लीट में तो वो पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ को कैंसिल आउट करेगा, हाफ साइकिल के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। 2 बाई पाई ऑफ ई नॉट हो गया पीक वैल्यू, ऑलवेज प्रोवाइडेड 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आएगा और एक वैल्यू व्हाट वी कॉल एज एवरेज वैल्यू। और फिर 2 बाई पाई जो है एवरेज वैल्यू में, एवरेज वैल्यू आपका या तो 2 बाई पाई ऑफ ई नॉट हो जाएगा पीक वैल्यू को 2 बाई पाई से, या जब 2 को आप पाई 3.14 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.67 है ना, मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट 0.673 या 37 से आप मल्टीप्लाई करने पे पीक वैल्यू को आपको एवरेज वैल्यू पता चलेगा। उसके बाद और एक वैल्यू होता है बच्चों आरएमएस वैल्यू, जो मैंने पीछे इक्वेशन डेवलप की, मैं इंटीग्रेशन से बचा के आपको लेके आ रहा हूं, सो दैट ये कुछ वैल्यू से स्टैंडर्ड वैल्यू से जो आपको याद करने पड़ेंगे। और अगर अब आप इसमें आरएमएस वैल्यू, इसमें E इज इक्वल टू E नॉट और फिर रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे तो फिर आरएमएस वैल्यू इज कैलकुलेटेड ओवर कंप्लीट साइकिल, क्योंकि स्क्वायर से नेगेटिव हाफ भी पॉजिटिव हो जाता है। और फिर आरएमएस वैल्यू एसी का आता है E नॉट बाई रूट 2, याद होना चाहिए आपको E नॉट बाई रूट 2, मतलब पीक वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है। पीक वैल्यू को जब रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो आरएमएस वैल्यू आएगा। और फिर अगर आप 1 बाई रूट 2 देखेंगे आरएमएस वैल्यू तो आता है 0.707 टाइम्स E नॉट, और ये हो गया आपका आरएमएस वैल्यू। तो एसी के 3 वैल्यूज होते हैं, क्योंकि हमारा साइनोसोडियल एसी है तो इसमें पीक वैल्यू क्या होता है, और फिर एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट होता है, फुल साइकिल का 0 होता है, और हाफ साइकिल का होता है 2 बाई पाई ऑफ E नॉट, मतलब पीक वैल्यू को 2 बाई पाई 0.637 E नॉट को मल्टीप्लाई करिए एवरेज वैल्यू आएगा। और फिर आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू को रूट 2 से डिवाइड करिए 0.707 टाइम्स E नॉट जो है आपका आरएमएस वैल्यू होता है। ये चीज जो है अब आप याद रखेंगे। तो अब जो है मैं यहाँ पे लिखूं तो एक वैल्यू हो गया E नॉट को हम बच्चे पीक वैल्यू कहेंगे, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ख्याल रखेंगे आप। उसके बाद होता है बराबर इट इज 2 बाई पाई ऑफ E नॉट, 2 बाई पाई ऑफ E नॉट को हम एवरेज वैल्यू कहते हैं जब हमारा साइनोसोडियल जो कर्व हो। और उसके बाद अगर आपका E नॉट बाई रूट 2 है तो इसको हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो साइनोसोडियल पे ही ज्यादा फोकस करता है। तो ये 3 वैल्यूज एसी के हो गए। बट मैंने अपनी स्लाइड्स में कुछ ऐसे वेव फॉर्म भी रखे हैं, एक और वेव फॉर्म इसमें ऐड कर दिया है सो दैट आपको क्लियर हो जाए। देख लीजिए अगर आप साइनोसोडियल है तो Vm मतलब ये पीक वैल्यू है, ये V नॉट भी लिख सकते हो आप, इसको V नॉट भी लिख सकते हो, तो मैंने Vm से डिनोट किया है। तो ये हो गया इसके पीक वैल्यू। और फिर आरएमएस वैल्यू होता है V नॉट बाई रूट 2 और एवरेज वैल्यू होता है बराबर 2 बाई पाई ऑफ V नॉट। तो ये हो गया आपका साइनोसोडियल वेव फॉर्म जो मैंने अभी आपके साथ पूरा डिटेल डिस्कस किया। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट जो आप याद रखेंगे। और अगर कभी कभी आपके पास स्क्वायर वाला ऐसा हुआ आपके पास वेव फॉर्म हो गया, वेव फॉर्म जिसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर शेप का है और नेगेटिव हाफ साइकिल है, तब आप इसमें क्या करोगे, इसमें जो है आरएमएस वैल्यू जब सारा इंटीग्रेशन करते हैं तो आरएमएस वैल्यू भी V नॉट आता है और एवरेज वैल्यू भी V नॉट आता है। बट याद रखना एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट होता है। इसमें मैं लिख के रखूं ये हाफ साइकिल का वैल्यू है एवरेज वैल्यू, क्योंकि फुल साइकिल में इसका पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ को कैंसिल आउट करेगा और इसका पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ को कैंसिल आउट करेगा। इसलिए एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए है, वाइल एज आरएमएस वैल्यू हमेशा फुल साइकिल के लिए, क्योंकि स्क्वायर जो आरएमएस में स्क्वायर है वो नेगेटिव को
पॉजिटिव बना के आपको कोई दिक्कत में नहीं डालता है। तो एवरेज वैल्यू फॉर दिस वेव फॉर्म इज कैलकुलेटेड ओवर हाफ साइकिल, तो मैंने यहाँ लिख के रखा है हाफ साइकिल के लिए है, और फिर फुल साइकिल के लिए जो है, फुल साइकिल के लिए हम आरएमएस वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। होप आपको ये सारा समझ आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जो याद रखेंगे, unless and until it's not mentioned that a given value is average value, it is peak value or RMS value, अगर सिर्फ वैल्यू दिया है, फॉर एग्जांपल वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट वोल्टेज दिया है, अब सर हम कौन सा वैल्यू एसी का ले, तो कन्वेंशन इज दैट टेक इट ऑलवेज एज आरएमएस वैल्यू। तो वो सारे वैल्यूज एसी में जिन पे ये नहीं लिखा हो कि ये कौन सा वैल्यू है, आप हमेशा आरएमएस वैल्यूज लोगे, unless and until it is mentioned other than this। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है एवरेज वैल्यू तो आपको एवरेज लेना है, उसमें लिखा है ये पीक वैल्यू तो आप पीक वैल्यू लेंगे, बट अगर कुछ नहीं लिखा है तो कन्वेंशन है आप आरएमएस वैल्यू लेंगे। तो ये आप जो है इसमें याद रखेंगे। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा दी है। और फिर क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे मैंने डिजाइन किया सो दैट आपको जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया वो सारी चीजें जो है वो आपकी क्लियर हो जाए। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे दैट इक्वेशन दिया है, दैट सोल्यूशन में मैं सीधे जा रहा हूं। अब E इज इक्वल 311, ये 311 बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। मैं आपको इसकी जो हिस्ट्री है या इसका जो इंपॉर्टेंस है वो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल में समझा दूंगा। तो E का वैल्यू ये दिया है, मतलब आपके घर में ये सप्लाई आ रही है, तो आपको बोल रहा है फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू ऑफ EMF, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, आरएमएस वैल्यू। तो सब कुछ मैंने जो अभी तक डिस्कस किया वो एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन बनाओ, ओरिजिनल इक्वेशन लिखो, और ओरिजिनल इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू E नॉट, देन इट इज साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आप देखो E नॉट के बदले यहाँ पे 311 लिखा है, तो पीक वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, हमारा पहला वैल्यू आ चुका है, हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पीक वैल्यू हो गया 311 वोल्ट, तो ये आप याद रखेंगे। तो पहला वैल्यू जो है फाइंड, कहीं पीक वैल्यू ऑफ EMF होगा तो पीक वैल्यू हमारा जो है वो आ चुका है। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब आप देख लीजिए यहाँ ओमेगा है, यहाँ 100 पाई है और टी कॉमन है, तो दूसरा पॉइंट है ओमेगा, और ओमेगा जो है आपका 100 पाई रेडियन पर सेकंड। तो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ चुका है, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो ओमेगा अब आ गया हमारे पास 100 पाई, बट ओमेगा हम सब जानते हैं, मैंने पीछे पढ़ाया 2 पाई न्यू होता है, 100 पाई के बराबर, पाई चला गया, फ्रीक्वेंसी आ गया 50 हर्ट्ज। तो मैंने तो बोला था ना, जब भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी तब हमेशा ओमेगा जो है 100 पाई रेडियन पर सेकंड आएगा। तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी आ चुका है। उसके बाद एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, तो हमारा एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज वैल्यू EMF का आएगा, तो मैंने पढ़ाया वो होता है 2 बाई पाई ऑफ E नॉट जो है 2 बाई पाई, ऐसे रखो, और E नॉट हमारे पास आ चुका है 311 वोल्ट। फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि कंपैरिजन बेस्ड ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कब कैसे कंपेयर करके आप डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज वैल्यू भी आ चुका है, उसके बाद RMS वैल्यू, और अब आप जानते हो कि RMS वैल्यू तो मैं लिखूंगा ERMS होता है बराबर E नॉट बाई रूट 2, और E नॉट भी हमारे पास आ चुका है, तो दैट इज 311 बाई रूट 2, 311 बाई रूट 2 वोल्ट, और खेल खत्म। ये हो गया कंपैरिजन बेस्ड, जिसमें अभी तक जितना भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो इस क्वेश्चन में जो है वो सारा आ चुका है। तो ये इसको कहते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो आप क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान लगते हैं। और फिर ये 311 की स्टोरी आपने नहीं बोली, 311 की स्टोरी में अभी थोड़ी देर बाद आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ AC सप्लाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि आपके पास 220 वोल्ट की सप्लाई है 50 हर्ट्ज, तो यही वो क्वेश्चन हो गया कि इसमें 220 वोल्ट। सर अब हम ये पीक वैल्यू ले, हम ये एवरेज वैल्यू ले, RMS वैल्यू ले, तो मैंने अभी आपको बोला जब ये मेंशन्ड नहीं हो तो आप लेंगे कि जो ये वैल्यू है ये RMS वैल्यू है AC का, और है 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट जो है RMS वैल्यू है AC का, आपका RMS वैल्यू है AC का। तो जब ये मेंशन्ड ना हो तो आप हमेशा RMS वैल्यू लो, तो ये 220 वोल्ट का हो गया, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द पीक वैल्यू निकालो। अब बच्चे जिसको पता है कि ERMS होता है बराबर, जो मैंने पीछे पढ़ाया, पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट 2, तो पीक वैल्यू हो गया बराबर ERMS मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। तो इसमें कन्वेंशन आ गया, इसमें फॉर्मूला यूज हुई, तो ERMS आपका 220 है, तो ये हो गया इट इज 220 रूट 2। और याद रखना, जब भी
220 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 311 वोल्ट आता है। इसीलिए उस न्यूमेरिकल में वो 311 ऐसे उठा के नहीं डाल दिया, 711 भी लिख सकता था। 311 मतलब याद रखना, जब भी 220, क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की होती है और जब इसको √2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 311 वोल्ट पे रिड्यूस होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिखा दिया कि जब सप्लाई पे ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा वैल्यू है, तब आप इसको आरएमएस वैल्यू लीजिए, ये कन्वेंशन है। और फिर आरएमएस वैल्यू, फिर ये पीक वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो मैंने निकाल के दिया पीक वैल्यू जो है ये आरएमएस इक्वल E0/√2, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पीछे ये सारे वैल्यूज मैंने मेंशन किए। हमारे पास पीक वैल्यू आया और 311 की स्टोरी आई कि 220 मल्टीप्लाइड बाय √2, क्योंकि हमारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स और हमारे घरों में जो एसी आता है वो 220 वोल्ट का होता है। और अगर यहाँ एवरेज वैल्यू भी ये पूछ लेता, ई एवरेज भी पूछ लेता, तो हमारे पास अब पीक वैल्यू आ चुका है 220/√2, तो ये होता है एवरेज वैल्यू होता है 2/π ऑफ E0। तो ये मैं लिख सकता हूँ 2/π ऑफ E0, और मेरे पास पीक वैल्यू आ चुका है वो है 311, और ये हो गया एवरेज वैल्यू भी। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, चीजें पता है, तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। तो ये हो गया एक सेक्शन हमारा कंप्लीट। तो फिर ये है दूसरा सेक्शन ऑफ दिस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे बच्चों को डर लगता है, एसी से बच्चों को डर लगता है, बट बिलीव मी EMI एंड एसी आपको 3 क्वेश्चन देके जाएगा इस साल, जिसमें 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 12 मार्क्स, और आप ये छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये जो चैप्टर्स मैंने जितने भी अभी तक चैप्टर्स डिस्कस किए आपके साथ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर मैंने कैपेसिटर्स, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, EM वेव्स, EMI एंड AC, और लास्ट चैप्टर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट्स मॉडर्न फिजिक्स, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा। ये चैप्टर्स आपके कम से कम 50 से 60 मार्क्स आपके नीट में जो है जो है इनका जो स्ट्रेंथ आपके नीट में 60 मार्क्स ऑलमोस्ट जो है आपके एंट्रेंस में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, और 60 मार्क्स कम नहीं होते हैं। अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करोगे, आई गारंटी यू कि आपके वो 60 मार्क्स जो है वो आराम से आ सकते हैं। एसी थ्रू ए प्योर रेजिस्टर, इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर, ये तो मैंने एक ही हेडिंग में पढ़ा दिया। और ये जो डायग्राम्स है इनको हम फेजर डायग्राम्स कहते हैं, वी कॉल देम एज फेजर डायग्राम्स। तो ये एक ही हेडिंग में है, बट थोड़ा सर जैसे आपने उसमें भी हेल्प किया फेजर डायग्राम, वरना अगर आप देखोगे फिनिशिंग टच मींस मैं सीधे इस पे क्वेश्चंस दिखाता, ये चीजें डिस्कस ही नहीं करता। बट मुझे लगा कि कोविड का इंपैक्ट, बाकी चीजें जो है, जो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म जो लोगों को पहले बहुत अच्छा लगता था, बट फिर पता चला कि हमारे क्लास में कितना डैमेज है, बच्चों के जो है बेसिक कंसेप्ट्स भी वीक हो चुके हैं। तो इसीलिए ये सारा मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, सो दैट एट दिस लास्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन आपको सच में हेल्प मिले। अदरवाइज जो है इससे बेटर था कि आप खुद पढ़ते। तो दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट यू विल फील बेटर एट योर प्लेसेस। एसी थ्रू ए प्योर रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो अब बच्चों मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड करने जा रहा हूँ, तो स्लाइड ऐड करने जा रहा हूँ। अब आप ख्याल रखेंगे, सिर्फ फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके बेसिक भी वीक है, उनके लिए ये जो है एक वरदान साबित होगा, ये एक अच्छी चीज साबित होगी। देखो, एसी थ्रू ए प्योर रेजिस्टर में एक हेडिंग पढ़ाता हूं क्लास में, दैट्स कॉल्ड एज एसी थ्रू ए प्योर रेजिस्टर। थ्रू ए प्योर रेजिस्टर। जब हम प्योर लिखते हैं, सर प्योर क्यों लिखते हैं? प्योर मतलब कोई मिलावट नहीं, मतलब आपका जो एलिमेंट है सर्किट में वो सिर्फ रेजिस्टर है, तो इसी को हम कहते हैं एसी थ्रू ए प्योर रेजिस्टर। मतलब मैंने रेजिस्टर को जिसकी रेजिस्टेंस आर है उसमें एसी कनेक्ट कर दिया। इसका ख्याल रखिए, एसी का सिंबल ये होता है। सर एसी का सिंबल ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने वेव फॉर्म पीछे पढ़ा दिया। एसी ऐसा होता है जिसमें पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ होता है, इसी को हम यहाँ एक मिनिएचर साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो ये एसी होता है। अब एसी का जो ईएमएफ है, इक्वेशन तो E0 sin ओमेगा t है, जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। तो अगर मैं यहाँ एसी का जो ईएमएफ इसको सप्लाई करने जा रहा हूं, दैट्स इज इक्वल E0 sin ओमेगा t, तो दिमाग कहता है सर जैसे आप इतना ईएमएफ इसमें आपने कनेक्ट किया तो डेफिनेटली यहाँ से करंट फ्लो होगी आई, और वो करंट जो है फिर सर्किट कंप्लीट होगा। अगर आप ईएमएफ का इक्वेशन आ चुका है सर, E इज इक्वल E0 sin ओमेगा t, ख्याल रखेंगे बच्चे, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। जिसको ये समझ आया वो इसमें न्यूमेरिकल कर सकता है। अगर इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ये है तो करंट क्या होगा? हम सब जानते हैं करंट होता है बराबर ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ आ चुका है E0 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय R। अब आप मुझे सब बोलो, E0 हो गया पीक वैल्यू ऑफ AC डिवाइडेड बाय R, सो ये हो गया पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस होता है करंट, तो करंट हो गया I इज इक्वल I0, क्योंकि पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ जब आएगा और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस तो उस वक्त पीक वैल्यू ऑफ करंट डेवलप होगा, क्योंकि AC ईएमएफ भी अल्टरनेटिंग है तो करंट भी अल्टरनेटिंग होगा, तो I0 sin ओमेगा t। तो ये हो गया आपका करंट का इक्वेशन, ये हो गया इस पे करंट का इक्वेशन, जिसमें मैंने I0 आपको पढ़ा दिया। I0 जो है ये पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो जैसा AC जैसा ईएमएफ वैसा करंट, ऐसा रेजिस्टर में होता है बच्चों। और अगर आप देखोगे इसमें भी sin ओमेगा t, इसमें भी sin ओमेगा t, तो इट मींस दैट इन केस ऑफ अ प्योर रेजिस्टर दैट ईएमएफ एंड करंट फॉलो ईच अदर, दे आर इन फेज विद ईच अदर। इनका एक ही
एंगल है, कोई डिफरेंस नहीं है। साइन ओमेगा टी इसको बोलते हैं दे आर इन फेज, वो एक दूसरे के साथ फेज में है। ये मैंने परसों ईएम वेव्स में भी पढ़ाया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज, क्योंकि दोनों में साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, मैग्नेटिक फील्ड में भी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैंने बोला दे आर इन फेज विद ईच अदर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज अ डिफरेंट स्टोरी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट दे आर इन फेज क्योंकि दे आर गाइडेड बाय द सेम इक्वेशंस। तो यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी। इसे पता चला दैट इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टर, दैट इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टर, वो तो हमने लिखा ही ऊपर है दैट ईएमएफ एंड करंट आर इन फेज, ईएमएफ एंड करंट आर इन फेज। याद रखेंगे, मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। किस केस में सर? प्योर रेजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। इसीलिए अगर इसका फेजर डायग्राम हम बनाए, फेजर डायग्राम में हम करंट और वो पोटेंशियल को, ईएमएफ को वेक्टर ट्रीट करके चलते, दे आर नॉट वेक्टर्स का ख्याल रखिए। तो अगर ये करंट का एरो में बनाता हूं तो इसका मतलब अगर करंट का एरो ये है तो पोटेंशियल भी रेजिस्टर में जो है वी आर जो है दे आर इन फेज, एक ही लाइन पे है, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, इनमें कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है। इसीलिए ये एक ही लाइन पे मर्ज होते हैं और इस डायग्राम को हम फेजर डायग्राम कहते हैं। इसी डायग्राम को हम बच्चे फेजर डायग्राम ऑफ प्योर रेजिस्टर कनेक्टेड इन एसी है। तो अगर इसमें आप देखोगे these two arrows are pointing in the same direction, that is why there is no phase difference। तो ये हो गया करंट और ये हो गया वी आर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ये आई हो गया रेजिस्टेंस में तो रेजिस्टेंस भी यहीं से आएगा। तो कभी कभी हम रेजिस्टेंसेस में भी क्वेश्चंस डायरेक्टली देखते हैं। तो यहाँ चाहे आप पोटेंशियल ड्रॉप लिखो दैट इज वी आर, दैट इज ईएमएफ पोटेंशियल ड्रॉप इन केस ऑफ रेजिस्टर, या आप सीधे आर लिखो तो ये हो गया फेजर डायग्राम फॉर अ प्योर रेजिस्टर। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्योर इंडक्टर। अब हम एसी थ्रू प्योर इंडक्टर जो है पास करेंगे। ये चीजें आप देख लो, आपसे वादा करता हूं मैं, तो आपका जो है एसी बेटर हो जाएगा। अब मैं एक प्योर इंडक्टर लाता हूं बच्चे। प्योर इंडक्टर हो गया कॉइल, जो हमने ईएमआई में पीछे पढ़ा, और ये आपने अब एसी के साथ कनेक्ट किया। अब एसी में जैसे इसको कनेक्ट किया, हर एक कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा, हर एक कॉइल का अपना कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। अब इस केस में मैं आपको एक टेक्निक दिखाऊंगा जिससे आपका काम आसान होगा। इसमें हम करंट को मान के चलते हैं, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी है। सर इसमें आप करंट क्यों दे रहे हैं एसी का? क्योंकि इससे चीजें आसान होती है। अदरवाइज अगर आप लेंथी भी करना चाहते हैं वो दूसरी बात है, एंट्रेंस मीन स्पीड। बच्चों हम यहाँ करंट देते हैं, बट एसी वाली करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमारे पास करंट का इक्वेशन आ चुका है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दूसरा काम होगा, अब सर अगर यहाँ करंट दिया है तो यहाँ ईएमएफ निकालो। हम जानते हैं इंडक्टर में ईएमएफ डेवलप्ड होता है एल डी आई बाई डी टी। दैट इज वाई मैंने यहाँ करंट इंड्यूस कर दिया, यहाँ करंट दिया और ईएमएफ आ गया। अगर आप यहाँ ईएमएफ देते फिर आपको 2 पेज पे इंटीग्रेशन करनी थी, तब जाके ईएमएफ आता। तो रजिस्टर में आसान था, वहां ईएमएफ देके करंट निकाला, यहाँ करंट देके ईएमएफ निकालने में ही हमारी भलाई है। तो मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू एल, ये हो गया डी बाई डी टी। देखो पूरी डेरिवेशन पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं हो सकता ऐसे बच्चे इतने कम टाइम में। आई नॉट इट इज साइन ओमेगा टी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है आई का वैल्यू पुट कर दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट बाहर आएगा तो ये बनेगा आई नॉट एल, ये बनेगा आई नॉट एल। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये हो गया कॉस ओमेगा टी इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी होता है ओमेगा। तो मैं लिख सकता हूं इट इज आई नॉट ओमेगा एल, देन इट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। नाउ टेल मी वन थिंग, आप सब जानते हैं दैट पोटेंशियल होता है बराबर करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। इसका तो डायमेंशन ही नहीं होता है, कॉस थीटा इज डायमेंशनलेस। आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा। तो मैं लिखूंगा ईएमएफ इज इक्वल, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ हमेशा होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो ये मैं लिखूंगा इट इज करंट आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, इसको हम एक्स सबस्क्रिप्ट एल से डिनोट करते हैं। ख्याल रखेंगे आप इस चीज का। देन इट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। एक्सएल क्या होता है? एक्सएल को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। याद रखना बच्चे, एक्सएल को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। वी कॉल दिस एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, हम इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और एक्सएल किसके बराबर है सर? यहां पे देख लीजिए, ओमेगा इंटू एल। याद रखना बच्चे कि हर इंडक्टर अपनी एक रेजिस्टेंस एसी को प्रोवाइड करता है, उस रेजिस्टेंस को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। जैसे एक रेजिस्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, वैसे एक इंडक्टर भी अपनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसको हम एक्स सबस्क्रिप्ट एल से डिनोट करते हैं, और उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और ये एक्सएल होता है बराबर ओमेगा इंटू एल। ओमेगा जो पढ़ा चुका हूं, एल हर एक कॉइल का मेंशन होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है सर। अगर कोई पूछे व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, आप बोलना सर इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू एसी, और इसका यूनिट क्या होगा? वही जो रेजिस्टेंस का होगा
होगा जिसको हम ओम कहते हैं। तो ये होता है स्मार्ट वर्क, इसका रेजिस्टेंस का ही यूनिट है ओम, इसके डायमेंशंस उधर ही है और ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू एसी होता है। अब इसमें एक खास बात ये देखेंगे आप, अब आप देख लो जो करंट का इक्वेशन है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी है और जो ईएमएफ का इक्वेशन है वो है E इज इक्वल आई नॉट देन एक्स सबस्क्रिप्ट एल कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इस इक्वेशन को ईएमएफ की इक्वेशन को ऐसे लिखूं, मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल बच्चे तो आई नॉट इंटू एक्सएल ई नॉट हो गया क्योंकि करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस जो है वो ई नॉट हो गया। फिर मैं लिख सकता हूं कॉस को ब्रेक कर दूं, मैं लिखूं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा प्लस 90 जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन, अब मैं इसको लिखता हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब कंपेयर करिए फर्स्ट और सेकंड को, तो यहां पे आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी है और यहां पे ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसे क्लियर हो गया दैट इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर ईएमएफ जो है वो करंट को लीड करता है 90 डिग्री से, क्योंकि यहां तक आपका साइन ओमेगा टी है, यहां तक आपका साइन ओमेगा टी है, बट ईएमएफ में प्लस 90 है, प्लस पाई बाई टू है और पाई बाई टू 90 डिग्री वैल्यू होता है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि प्योर इंडक्टर में ईएमएफ ही लीड करता है करंट को, प्योर रेजिस्टर में कोई लीड और लैग नहीं था, बोथ जो है फॉलो ईच अदर। बट इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर ईएमएफ लीड्स। इसीलिए अगर आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो अगर ये करंट का फेजर है, अगर ये करंट का फेजर है तो हम क्या करेंगे इस केस में, ईएमएफ लीड करता है बच्चे, ईएमएफ लीड करता है तो हम लिखते हैं VL इस एक्सिस पे, ऊपर Y एक्सिस पे, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है 90 डिग्री जो है 90 डिग्री या जिसको आप पाई बाई टू कहते हैं। तो ये हो गया फेजर डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टर। प्योर रेजिस्टर का तो याद ही होगा आपको, प्योर रेजिस्टर में फेजर डायग्राम ऐसा था, दे फॉलो ईच अदर, दे फॉलो चाहे रेजिस्टेंस विद करंट या पोटेंशियल विद करंट, बट इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर पोटेंशियल ही लीड कर रहा है करंट को। और अगर अब आप इसको ऐसे भी बनाओगे कि ये करंट है सर, तो ये इस एक्सिस पे अब आप XL बना सकते हो। मैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस बना रहा हूं, जैसे R उसी एक्सिस पे था बट यहां XL जो है वो लीड करता है, तो प्योर इंडक्टर में लीड करता है। और एक चीज इस XL के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, आई विल ऐड अ स्लाइड फॉर यू पीपल, कि XL आपका जो है X सबस्क्रिप्ट L ओमेगा L इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो अब आप लिख सकते हो कि XL हो गया बराबर 2 पाई म्यू, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ा है L। अब आप मुझे बोलो तो XL जो है दैट XL इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम इंडक्टिव रिएक्टेंस कम और फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा, मतलब हिंदुस्तान के घरों में फ्रीक्वेंसी कम है 50 हर्ट्ज, तो हमारे घरों में जो इंडक्टर है वो कम रेजिस्टेंस AC को प्रोवाइड करता है। अमेरिका के घरों में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वहां यही इंडक्टर जो है ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये लॉजिकल और कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव बना। और फिर फॉर DC, अगर आप DC करंट इंडक्टर से पास करोगे, डायरेक्ट करंट जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हो और फिनिशिंग टच भी आपने उसका दे दिया है हारिस सर के साथ, तो DC के लिए क्या है, DC के लिए आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होता है। जब फ्रीक्वेंसी ही 0 होता है तो XL 0 हो गया। तो XL 0 मतलब DC के लिए इंडक्टर, जब आप इंडक्टर को DC कनेक्ट करते हो DC सोर्स, तो ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। इट एक्ट्स एज XL इज 0 मींस कोई रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ही खत्म हो जाती है, तो इट एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। तो कोई रेजिस्टेंस मतलब नहीं, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होना मतलब हो गया मक्खन की तरह ये बोलता है DC को पास हो जाओ, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। और AC में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा XL ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम XL कम। वही मैंने बोला एक ही इंडक्टर हिंदुस्तान में जो है कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और अमेरिका में ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो ये हो गया आपका AC थ्रू ए प्योर इंडक्टर। उसके बाद लास्ट है AC थ्रू प्योर कैपेसिटर। अगर आप देखोगे बच्चे, ये पूरा का पूरा जो है मैं आपके साथ पूरा कंसेप्ट ही डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और आपने इसको AC के साथ कनेक्ट किया है, तो ये हो गया AC थ्रू प्योर कैपेसिटर। नाउ तो प्योर कैपेसिटर में भी हम क्या करते हैं, हम यहाँ EMF ही देते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी, इसी में हमारी भलाई है। तो EMF का इक्वेशन जो है दैट इज E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ चुका है और हम जानते हैं कि कैपेसिटर पे कुछ चार्ज डेवलप होगा आफ्टर सम टाइम, क्यों होता है बराबर C इंटू E, C इंटू V होता है, तो V के बदले अब E है, तो जो चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डेवलप होगा दैट इज CE आपका जो है दैट्स E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये चार्ज आ गया, तो जब चार्ज आ चुका है हम सब जानते हैं करंट होता है dQ/dt। तो ये होता है स्मार्ट वर्क बच्चे। अदरवाइज इंटीग्रेशन 2-3 पेज पे आपके रेफरेंसेस पे है, बट अगर आप जानते हो कहां क्या लिखना है, कहां करंट लिखना है, कहां EMF लिखना है, उससे आपका जो है कैलकुलेशन बच जाता है। अब आप आराम से कर सकते हैं। इट इज d/dt ऑफ Q, और Q जो है आपका वो यहां पे देख लीजिए आप, ये हो गया CE नॉट, इट इज साइन ओमेगा टी। अब आप देख लीजिए कांस्टेंट चीजें बाहर, तो CE नॉट जो है वो बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा जो है वो कॉस ऑफ ओमेगा टी इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा। तो I हो गया बराबर, ये हो गया बराबर E नॉट, इट इज ओमेगा C
एंड देन इट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने जा रहा हूं क्योंकि उसमें हमारी भलाई है। आई इज इक्वल, मैं लिखूं ई नॉट डिवाइड बाई 1 बाई ओमेगा सी, रीजन भी समझा दूंगा और इससे हमें मिला क्या, उसका फायदा क्या है। मुझे बोलो अगर लेफ्ट हैंड साइड से करंट है तो करंट हमेशा होता है पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो इसलिए मैंने इसको नीचे खींचा। अब मैं सीधे ओमेगा सी को नीचे नहीं खींच सकता था, 1 बाई ओमेगा सी, सो दैट 1 बाई ओमेगा सी वापस मल्टीप्लाई होगी, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट करंट हो गया पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल ई नॉट डिवाइडेड बाय, इसको एक्स सी अब आप कहेंगे, देन इट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि करंट हमेशा होता है पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो हमें यहां का भी रेजिस्टेंस अब मिल चुका है, हमें यहां का भी रेजिस्टेंस मिल चुका है जिसको हम XC कहेंगे, और XC को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो रिमेंबर दैट वी हैव अनदर रेजिस्टेंस दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू AC एंड इट्स यूनिट विल बी सेम, दैट इज ओमेगा, और इसका वैल्यू जो है XC का वैल्यू जो है ये 1 बाय ओमेगा सी है, X सबस्क्रिप्ट C इज 1 बाय ओमेगा सी, यूनिट ओमेगा, और ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू AC है बच्चों। और फिर इस इक्वेशन को मैं अब ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल, ये हो गया पीक वैल्यू ऑफ AC डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड देन इट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये आपका इक्वेशन आ चुका है। और अगर मैं इसको, जो कि आपका पहला इक्वेशन साइन के फॉर्मेट में है, उसको भी साइन के फॉर्मेट में लिखे तो आपका आई आ जाएगा आई नॉट, ये आ जाएगा साइन ऑफ, इट इज अ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि आप जानते हैं दैट साइन ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री जो है वो होता है कॉस ऑफ थीटा। तो आपका कॉस में इक्वेशन आया, और अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी है ईएमएफ में, बट करंट में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब इस केस में करंट लीड करता है ईएमएफ को 90 डिग्री से। तो अगर आप इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, अगर आप इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे किसका सर, कैपेसिटर का, तो अगर ये करंट है, करंट हमने इसी एक्सिस पे रखा, तो इसका जो पोटेंशियल है VC वो नीचे की तरफ आएगा, और ये है करंट जो है वही लीड कर रहा है ऊपर की तरफ, किस एंगल से सर, 90 डिग्री से। तो ये हो गया फेजर। और फिर अगर आप इसको रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ये हो गया I, तो यहां से अब आप लिख सकते हैं XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अगर मैं तीनों एक ही इस पे एक ही स्लाइड पे ऐड कर दूं तो प्योर रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका प्योर रेजिस्टेंस का फॉर्मेट, ये हो गया प्योर रेजिस्टेंस के लिए। उसके बाद जो है अब आपका मैंने पढ़ाया प्योर इंडक्टर, मैंने आपको प्योर इंडक्टर कनेक्टेड टू AC पढ़ाया। उसके बाद जो है अब आपका तीसरा एलिमेंट जो है वो आपका प्योर कैपेसिटर आ चुका है। प्योर कैपेसिटर भी आपको मैंने पूरा जो है डिस्कस किया आपके साथ। तो अगर आप फेजर डायग्राम्स की बात करें तो इसमें फेजर डायग्राम जो है वो ऐसा है करंट, और अगर करंट ऐसा है तो VR पोटेंशियल ड्रॉप भी उसी पे, या अगर ये करंट है बच्चों तो आप देखो रेजिस्टेंस भी उसी पे बना सकते हो। प्योर इंडक्टर में आप देखो अगर ये करंट है तो VL जो है पोटेंशियल लीड कर रहा है करंट को 90 डिग्री से, 90 डिग्री से लीड ऊपर की तरफ है। और अगर ये करंट है बच्चों तो XL जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं 90 डिग्री से लीड कर रहा है। इन द सेम फैशन अगर आप यहां देखोगे, अगर ये करंट है तो यहां पे करंट ही लीड कर रहा है VC को, किससे सर, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। और अगर आप यहां करंट बनाओगे तो सर करंट ही XL को लीड कर रहा है, XC को 90 डिग्री से जो है लीड कर रहा है। तो ये हो गए फेजर डायग्राम्स फॉर ऑल द 3 एलिमेंट्स। होप आपको ये सारा समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जबकि आपने XL भी देखा, XL था बराबर ओमेगा L, जिसको आप 2 पाई न्यू इंटू L कहते हैं। तो XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आपका XL जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XL बढ़ेगा। जबकि आपका XC था बराबर 1 बाई ओमेगा C, आप लिख सकते हो 1 बाई 2 पाई न्यू C, इनवर्स रिलेशन है। आपका XC जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ये एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। तो इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होता है, जबकि XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और XC डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो एक ग्राफ ऐसे बनाऊं बच्चे, ये ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ जो है इसको मैं और आगे ऐड करूंगा, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर क्या ग्राफ है ये ग्राफ जो है वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, और कितने एलिमेंट्स है, या तो रेजिस्टेंस है या XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये XC है। आप जानते हो ना, ये तीनों रेजिस्टेंसेस है, ये तीनों रेजिस्टेंसेस है, बट ये रेजिस्टेंस रेजिस्टर की है, ये रेजिस्टेंस इंडक्टर की है, और ये रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस की है। और आप जानते हो कि अगर आप रेजिस्टेंस की बात करो तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। तो ये R वाली लाइन हो गई इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी कितना भी चेंज करो इस रेजिस्टेंस पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी ये होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी ये होता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे XL भी बढ़ेगा। अमेरिका के होम उसमें ज्यादा होगा। और फिर तीसरा जो है, फिर
तीसरा अगर आप देखोगे मेरे बच्चों, तीसरा अगर आप देखोगे XC तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का ग्राफ आ जाएगा, इसीलिए XC जो है आपका ऐसा चला जाएगा। तो ये हो गया आपका XC, ये हो गया आपका XC। तो R जो है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और XC जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दैट इज व्हाई द ग्राफ इज हैविंग अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा वैसे वैसे XC घटा, R इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हाइल एज XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ जो है जो मैंने आपके साथ डिस्कस जो है किया। अब आप अपनी स्लाइड पे वापस आइए। देखिए एक स्लाइड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतनी स्लाइड्स ऐड कर रहा हूं। तो ये हो गया आपके फेजर डायग्राम्स फॉर प्योर रेजिस्टर। तो यहां तो एक लाइन में लिखा है प्योर रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ये देख लीजिए प्योर रेजिस्टर में I और VR सेम डायरेक्शन में है, प्योर इंडक्टर में VL लीड करता है 90 डिग्री से, और प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करता है कैपेसिटेंस को 90 डिग्री से। तो ये एक छोटा सा डायग्राम इस पे मैंने तकरीबन अगर आप देखोगे कितने स्लाइड्स ऐड कर दिए, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 स्लाइड्स मैंने ऑलमोस्ट इसमें ऐड किए। अब आप देख लीजिए ये हो गया एक क्वालिटी क्वेश्चन जिससे आपका कंसेप्ट और तगड़ा हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ EMF एंड करंट। हमें ये इंडक्टर दिया है, ये प्योर इंडक्टर है, AC के साथ कनेक्टेड है, सप्लाई मेंशनड है। तो ये कौन सा वैल्यू आप लेंगे? RMS वैल्यू लेंगे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, L है 3/100 पाई हेनरी। हमें क्या करना है? हमें इक्वेशन ऑफ EMF एंड करंट निकालना है। तो सोल्यूशन में जब हम आएंगे तो पहले आप जो है अगर EMF की इक्वेशन चाहिए, EMF का इक्वेशन एंड करंट का इक्वेशन चाहिए, तो EMF का इक्वेशन होता है E नॉट साइन ओमेगा t। यही तो होता है इक्वेशन फॉर दैट EMF। तो हमें पीक वैल्यू का इंतजाम होना चाहिए कहीं से, और इस ओमेगा का वैल्यू कहीं से पता चलना चाहिए। ओमेगा तो आराम से मिलेगा, ओमेगा होता है बराबर 2 पाई न्यू, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, क्योंकि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ओमेगा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बट आपके लिए मैं करता हूं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ओमेगा हो गया बराबर 100 पाई रेडियन पर सेकंड। तो हमारे पास ओमेगा आ चुका है। अब ये E नॉट कहां से आएगा? उसके लिए जो है हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। पहली फुर्सत में देखिए आपके पास L है, तो आप इसकी रेजिस्टेंस निकालो। ये तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, आप इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालो। तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस XL होता है बराबर ओमेगा L। ये है इंपॉर्टेंट चीज बच्चे जो इस न्यूमेरिकल में आप सीखो। तो पहली फुर्सत में XL निकालने की जरूरत पड़ेगी, और ओमेगा हम निकाल चुके हैं, ये हो गया 100 पाई, और L भी हमें दिया गया है, इट इज 3/100 पाई, और 100 पाई कैंसल आउट होके XL आ चुका है 3 ओम। सर आपने सीधे ओम लिखा? यस, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस इंडक्टर जिसका L इतना है, 3 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जैसे मेरे पास जो है रेजिस्टेंस आ चुका है, XL आ चुका है, XL आ चुका है, तो XL आने के साथ साथ मैं इसमें से करंट डेवलप कर सकता हूं, क्योंकि करंट के लिए EMF बाय रेजिस्टेंस। तो पहली फुर्सत में हमने इस L के डाटा से XL कैलकुलेट करके रखा। अब जो ये 220 वोल्ट का सप्लाई दिया है, ये ERMS दिया है, तो ERMS दिया है 220 वोल्ट का, क्योंकि इस पे मेंशनड नहीं है कौन सा वैल्यू है, RMS लेना पड़ेगा, बट RMS होता है E नॉट बाई √2 इज इक्वल टू 20। तो मुझे बोलो आपका पीक वैल्यू भी आ चुका है यहां से, और आपका पीक वैल्यू हो गया 220 √2। तो अब आपका जो है इक्वेशन डेवलप हो चुका है, E इज इक्वल, तो पीक वैल्यू अब आपके पास है 220 √2, इसको 311 भी लिखा जा सकता है। साइन ऑफ ओमेगा हमारे पास आ चुका है 100 पाई t। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ EMF। इक्वेशन ऑफ EMF आ चुका है। सर करंट भी पूछ लिया उसने, तो कौन सी बड़ी बात है, करंट का भी इक्वेशन यहां आराम से लिख देंगे। तो करंट तो होता है बराबर EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अब यहां EMF जो है वो मेरे पास आ चुका है, इट इज 220 √2 साइन ऑफ 100 पाई t। ये आ चुका है मेरे पास करंट EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस जो है वो R से नहीं X सबस्क्रिप्ट L से डिनोट करते हैं, और XL भी आ चुका है मेरे पास, 3 आ गया है, तो 3 से इसको डिवाइड करने पे। बट यहां पे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कंसेप्ट का हिस्सा है। तो सर यहां EMF भी साइन ओमेगा t, यहां करंट भी साइन ओमेगा t, बट ऐसा प्योर इंडक्टर में नहीं होता है। प्योर इंडक्टर में EMF लीड करता है 90 से, या करंट लैग करता है 90 से। इसीलिए जब आप EMF की इक्वेशन वापस देखोगे तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप EMF का इक्वेशन आप जब लिखोगे, आप लिखोगे लास्ट में 220 √2 साइन ऑफ, आप लिखेंगे यहां पे 100 पाई t प्लस पाई बाई 2। तो कोई पूछेगा आप लास्ट में क्या ऐड कर रहे हो, आप बोलना सर ये तो प्योर इंडक्टर है, और प्योर इंडक्टर में EMF करंट को लीड करता है 90 डिग्री से, इसीलिए लास्ट में यहां पे हमने EMF में पाई बाई 2 ऐड किया, क्योंकि इट इज प्योर इंडक्टर कनेक्टेड टू AC, या इसी में आपको माइनस करना पड़ता, बट हमने EMF में इसे क्लियर हो
हो जाता है जब आप ईएमएफ और करंट की इक्वेशन देखते हो कि ईएमएफ 90 डिग्री से करंट को लीड करता है, क्योंकि यहां पे भी साइन ऑफ 100 पाई टी, यहां पे भी साइन ऑफ 100 पाई टी, बट यहां प्लस पाई बाई 2 करने का मतलब इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर दैट ईएमएफ लीड्स करंट बाय 90। जो पीछे मैंने डिस्कस किया वो इस डिस्कशन किया वो इस न्यूमेरिकल में सारा एक्सप्लेन किया। इस न्यूमेरिकल में मैंने दिखाया कि ईएमएफ की इक्वेशन को कैसे डिजाइन करते हैं, एक्सेल कैसे निकालते हैं, ईआरएमएस वैल्यू देके ई नॉट कैसे निकालते हैं, और फिर करंट कैसे आ जाता है, और फिर लास्ट में एक लॉजिकल पॉइंट इसमें ये है, ये प्योर इंडक्टर कनेक्टिविटी एसी है, ईएमएफ लीड करना चाहिए करंट को 90 से। आपके पास ऑप्शन है, आप इसको पीछे जो है इस जो ये वीडियो है इसको पीछे खींच के फिर से एक बार देख सकते हैं कि मैंने कहाँ ये डिस्कस किया आपके साथ। और फिर ये अभी फेजर्स में अभी थोड़ी देर पहले ही तो सारा पढ़ा दिया, फेजर डायग्राम्स में तो सारा पढ़ा दिया दैट इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर ईएमएफ लीड्स करंट, तो वही मैंने बाय 90 डिग्री वही 90 डिग्री लास्ट में ईएमएफ की इक्वेशन में ऐड कर दिया। तो ये क्वालिटी क्वेश्चन है जिसमें नीट में कैसे पूछेगा, वो आपसे एक्सेल पूछ सकता है अलग 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वो आपसे इक्वेशन ऑफ ईएमएफ पूछ सकता है अलग 4 मार्क्स, वो आपसे इक्वेशन ऑफ करंट पूछ सकता है अलग 4 मार्क्स। मैंने 3 क्वेश्चन जो है एक ही स्लाइड में ऐड कर दिए, एक ही क्वेश्चन में ऐड कर दिए। उसके बाद ये है सर्किट कंटेनिंग आरएल सर्किट, इसी तरह वहां पे कैपेसिटर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आ जाएगा। अब जब आपका इंडक्टर आ चुका है तो कैपेसिटेंस में आपको वो सी देगा तो आप एक्सी निकालोगे, फिर ईएमएफ करंट और वो सारी चीजें अब आपको जो है इतना समझ आया होगा। करंट दैट सर्किट कंटेनिंग आरएल, अब आपके आरएल और एलआर सर्किट है और लास्ट में बचा फिर एलसीआर सर्किट। आरएल सर्किट क्या होता है, तो यहां पे देख लीजिए बच्चे, इसको हम एलआर सर्किट भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एल इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, तो अब ये इंप्योर सर्किट हो गया क्योंकि अब दो एलिमेंट साथ में आ गए एसी के साथ कनेक्ट, ये हो गया एल ये हो गया आर, तो इसको हम इंप्योर सर्किट भी कहते हैं क्योंकि अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो प्योर सर्किट्स के रिगार्डिंग था। अब हमारे सर्किट गंदे होने स्टार्ट हो गए जिनको हम इंप्योर सर्किट्स कहते हैं। अब इन इंप्योर सर्किट्स के बारे में अगर आप एलआरसी गए ना तो आरसी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और वही उसी से हमारा टाइम सेव होगा, तब जाके हम न्यूमेरिकल्स और इस वीडियो को शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लेंथी प्रोसेस चला जाएगा। इसलिए पूरा फोकस आप एलआर पे रखेंगे, वही आरसी पे भी चला जाएगा, वही फिर एलसीआर पे भी चला जाएगा, और ये जो है एक ग्रुप है जिसका मैं बुनियाद जो है इसी सर्किट में मैं रखूंगा। सबसे पहले जो है इन इक्वेशंस को याद नहीं किया जाता। एक्सेल तो सबको पता है, इट्स ओमेगा एल, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूं। मतलब ये जो एल दिया है इसको हम इमीडिएटली रेजिस्टेंस से जो है चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर की इंडक्टेंस है, बट इसकी रेजिस्टेंस एक्सएल है वो ओमेगा एल के बराबर है, जिसका यूनिट ओम है, इसका यूनिट ओम है, इसका ख्याल रखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। अब बच्चे इसका फेजर डायग्राम, सर प्योर इंडक्टर आपने एसी के साथ कनेक्ट किया फेजर बनाया, प्योर कैपेसिटर आपने एसी के साथ कनेक्ट किया फेजर बनाया, प्योर रेजिस्टर आपने एसी के साथ कनेक्ट किया फेजर बनाया, सर इसका भी फेजर बनाइए। तो इसका फेजर बनाने का तरीका बच्चों जो मेरा तरीका है, ये सिर्फ मेरा स्टाइल है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। तो इसमें मैं ऐसे पढ़ाता हूं, मैं ऐसे चीजों को पढ़ाता हूं कि अगर ये होता प्योर रेजिस्टर, अगर ये होता प्योर रेजिस्टर, सुनो जो मैं बोल रहा हूं उसको यहां से जाके 1-2 बार वीडियो पे बार बार देखना। अगर ये होता प्योर रेजिस्टर तो फेजर होता आई यहां से और वी आर यहां से, तो ये होता प्योर रेजिस्टर का फेजर, क्योंकि दे फॉलो ईच अदर, करंट एंड पोटेंशियल फॉलो ईच अदर। फिर फेजर उसको छोड़ दो। अगर ये होता प्योर इंडक्टर सिर्फ, तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता करंट, करंट तो इसी लाइन पे है। प्योर इंडक्टर में मेरे बच्चों, प्योर इंडक्टर में पोटेंशियल जो VL है, पोटेंशियल जो है VL V सबस्क्रिप्ट L जो है वो करंट को लीड करता है 90 डिग्री से। बट न ये प्योर रेजिस्टर है न ये प्योर इंडक्टर है, ये एक इम्प्योर सर्किट है जिसको LR सर्किट कहते हैं। बट खसलत जो है वो L की खसलत इस सर्किट में आ चुकी है, और L की खसलत ये है जब भी सर्किट में आता है उसमें EMF लीड करता है। अगर प्योर हो तो EMF करंट से 90 डिग्री लीड करता है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर प्योर हो तो इंडक्टर की, फिर से एक बार बोल रहा हूं, इंडक्टर की ये खसलत सर्किट में होती है कि ईएमएफ को करंट से लीड करवा देता है। अगर ये प्योर इंडक्टर है तो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, करंट से 90 डिग्री लीड करता है। बट ये इंप्योर एलआर सर्किट है, अभी भी ईएमएफ ही लीड करेगा, नॉट बाय 90, लेस बाय 90। वही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, वही इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लीजिए ईएमएफ ही लीड करेगा, ईएमएफ ही लीड करेगा, नॉट बाय 90, लेस देन 90, यहीं की तरफ आना चाहिए। तो यहां पे कुछ एंगल डेवलप हो जाएगा थीटा, यहां पे कुछ एंगल, क्योंकि प्योर केस में ये करंट को 90 डिग्री से लीड करता, बट एक एलआर सर्किट है, एक गंदा इंप्योर सर्किट है, ईएमएफ ही लीड करेगा क्योंकि इसकी खसलत इसमें है, ईएमएफ ही लीड करेगा, नॉट बाय 90, लेस देन 90। और अब मुझे बोलो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से मैं VL को यहां शिफ्ट कर सकता हूं। अब आपका VL यहां आ चुका है। अब मुझे बोलो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है, या आप मुझे ऐसे भी बोल सकते हो कि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, VR और VL परपेंडिकुलर है और ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, इट इज रूट ऑफ A स्क्वायर दैट इज V सबस्क्रिप्ट R का स्क्वायर प्लस V सबस्क्रिप्ट L का स्क्वायर, या पाइथागोरस
इस थॉर्म आप लेते ई स्क्वायर इज इक्वल वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर और ई स्क्वायर इसमें रूट में आ जाता, तो ये बनती है ईएमएफ की इक्वेशन एक एलआर सर्किट में। जो बच्चे गोटा याद करते हैं, अननेसेसरी लोड और टेंशन लेते हैं, अगर आप ये फेजर बना सकते हो तो आप कोई कुछ भी जो है इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हो। इवन मैंने वी आर बनाया, मैं इस पे आर बना सकता हूं, यहां एक्सएल बना सकता हूं, और ये नेट रेजिस्टेंस जिसको मैं भी इंपीडेंस का नाम दूंगा। तो ये देख लो मेरे बच्चे, अब मुझे बोलो ईएमएफ हो गया बराबर वी आर स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, वी आर स्क्वायर के बदले, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, करंट सेम फ्लो होगी, सीरीज में एक ही करंट फ्लो होती है, तो मैं लिख सकता हूं वी आर के बदले इट्स पोटेंशियल ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, मैं लिख सकता हूं आई आर का होल स्क्वायर, और प्लस वी एल हो गया पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, तो मैं लिख सकता हूं आई करंट तो सेम है बट एक्स सबस्क्रिप्ट एल का स्क्वायर, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर जो होता है वो होता है एक्स एल का स्क्वायर। देखो आई स्क्वायर यहां कॉमन है, बाहर आएगा रूट से कट के, ये हो जाएगा ई इज इक्वल आई जेड, आई मल्टीप्लाइड बाय जेड। ये है इंपॉर्टेंट बच्चे, इसमें ईएमएफ हो गया बराबर जो करंट बाहर आया और बाकी जो सारा बचा वो जेड है, इस जेड को इंपीडेंस ऑफ सर्किट कहते हैं, और इंपीडेंस ऑफ एन एलआर सर्किट हो गया बराबर क्या, अंदर बचा है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्या याद करने की जरूरत है बच्चे, एक सेकंड में आप डेवलप कर सकते हो दैट व्हाट इज इंपीडेंस, इसका यूनिट भी ओम होता है, तो और एक यूनिट मिल चुका है आपको, इंपीडेंस का भी यूनिट ओम होता है, इट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन एलआर सर्किट टू एसी। तो नेट रेजिस्टेंस कितनी है, इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, वही मैंने लिखा है दैट जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब जो घोटा याद करना चाहता है वो एग्जाम के प्रेशर में भूल जाता है और फिर बोलता है कि फिजिक्स टफ है, अदरवाइज अगर आप लॉजिक से जाना चाहोगे तो ये चीजें आसान है। और फिर मुझे बोलो, अगर आप यहाँ पे बच्चे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये इसके रेजिस्टेंस, मैं यहाँ पे लिखूं ये पोटेंशियल ड्रॉप है तो मैंने पीछे लिखा है, आप इस पे रेजिस्टेंस लिख सकते हो, ये वीएल है तो इसकी रेजिस्टेंस एक्सएल हो गया, और ये ईएमएफ है तो इसकी रेजिस्टेंस जेड हो गई, और जेड होगी नेट इंपीडेंस ऑफर्ड, नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड, तो इस पे आर बना सकते हो, वीआर पे वीएल पे एक्सएल बना सकते हो, और ईएमएफ की डायरेक्शन में जेड बना सकते हो। अब इस राइट एंगुलर ट्रायंगल में मुझे बोलो कॉस ऑफ थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस सिमिलर क्वांटिटीज कर लेंगे आप, आर बाई जेड। तो याद रखना बच्चे, मैंने पीछे पढ़ाया था पावर फैक्टर, कॉस फाई को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं, और आज के बाद न्यूमेरिकल में याद रखना पावर फैक्टर उस सर्किट का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इंपीडेंस होता है। अगर आपका एलआर सर्किट है और उसका पावर फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है तो कॉस थीटा को हम पावर फैक्टर कहते हैं, और ये आर बाई जेड के रेशो के बराबर होगा। तो मैंने पहली स्लाइड में बोला था कि आई विल हेल्प यू इन दिस, तो पहले स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है कॉस फाई था, मैंने बोला इसको पावर फैक्टर कहते हैं, और मैंने अभी आपको डिराइव करके दिया ये कॉस फाई आर बाई जेड होता है इंपीडेंस ऑफ दैट सर्किट। फिलहाल हम एलआर सर्किट पढ़ रहे हैं तो इंपीडेंस ऑफ एलआर सर्किट, जब मैं आरसी सर्किट पढ़ाऊंगा तो इंपीडेंस ऑफ आरसी सर्किट, जब मैं एलसीआर सर्किट पढ़ाऊंगा तो इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट एंड सो ऑन। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। तो हमारे पास पावर फैक्टर भी आ चुका है, कॉस फाई इज इक्वल आर बाई जेड। मुझे नहीं लगता कोई इक्वेशन ऐसी है जो आपको याद करने की जरूरत है। तो सर्किट कंटेनिंग एलआर सर्किट, फिर आपसे कोई पूछेगा कि सर आपने बोला अगर ये प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तो वीएल जो है करंट को लीड करता है 90 डिग्री से, सर यहाँ पे भी तो लीड कर रहा है किसी एंगल से, किस एंगल से, तो मैं वो निकालने की कोशिश करूंगा। इस राइट एंगुलर ट्रायंगल में मुझे बोलो tan ऑफ थीटा किसके बराबर है, tan ऑफ थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका देख लीजिए ये हो गया वीएल बाई वीआर, या फिर वीएल बाई वीआर, मैं लिखूं आपके लिए वीएल बाई वीआर, सबस्क्रिप्ट आर है, या मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल वीएल तो आई एक्सएल के बराबर है, और वीआर है आई डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि करंट इज सेम, तो वीएल हो गया पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, तो वो तो हो गया बराबर आई एक्सएल, और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो गया आई इंटू आर, तो आई जो है वो कैंसिल आउट होके तो थीटा हो गया बराबर tan इनवर्स एक्सएल बाय आर, या आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल tan इनवर्स एक्सएल, तो ओमेगा इंटू एल होता है डिवाइड बाय आर, तो इस एंगल से लीड करेगा। तो प्योर केस में 90 डिग्री से लीड करेगा, और अगर इम्प्योर एलआर सर्किट है तो वो आपसे पूछ सकता है किस एंगल से लीड करेगा, डायरेक्टली आस्क्ड ऑब्जेक्टिव tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर, कुछ गोटा नहीं। अगर आपका फेजर अच्छा है तो ये सारे क्वेश्चन ओमेगा एल और आर का वैल्यू दीजिए, आप निकाल सकते हो कि किस एंगल से इस केस में लीड करेगा। इसी तरह आपके लिए जो है आरसी सर्किट भी मैं डिस्कस करूं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आरसी सर्किट जो है, अब आपके पास आर है और फिर आपके पास सी है, तो ये हो गया आपका आरसी सर्किट कनेक्टेड टू एसी। अब आप मुझे बोलो फिर से आपके लिए और एक बार, ये दूसरा रिवीजन होने जा रहा है आपको। करंट सेम रहेगी क्योंकि कांस्टेंट है, इसके रेजिस्टेंस आर है, इसके रेजिस्टेंस जो है वो एक्स सी होनी चाहिए, क्योंकि
कैपेसिटेंस दिया है, बट रेजिस्टेंस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC से डिनोट किया जाता है, जिसको हम ओम में डिनोट करते हैं। आप मुझे बोलिए फेजर डायग्राम बनाने का वही तरीका मैं फिर से बोलूं, अगर ये होता प्योर रेजिस्टर, अगर ये होता प्योर रेजिस्टर तो ये होता करंट, ये होता पोटेंशियल ड्रॉप इन प्योर रेजिस्टर, और इसमें मैं रेजिस्टेंस भी बना सकता हूं। अगर ये होता प्योर कैपेसिटर में आप जानते हैं, प्योर कैपेसिटर में आप जानते हैं बच्चों, करंट ही लीड करता है, तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर हो गया VC, और करंट उससे 90 डिग्री से लीड करता है। बट ये एक गंदा सर्किट है जिसको आप RC सर्किट कहते हैं। खसलत C की इसमें आ चुकी है, करंट ही लीड करेगा पोटेंशियल से, नॉट बाय 90, लेस देन 90। देख लो, करंट ही लीड कर रहा है पोटेंशियल से, नॉट बाय 90, लेस देन 90, लेट दैट एंगल बी थीटा। और मुझे बोलो, ये हो गया आपका नेट EMF, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसको शिफ्ट किया जा सकता है। ये आपका VC यहां आ चुका है। अब ये सारा वही खेल बन चुका है कि अगर मुझे EMF का इक्वेशन निकालना है तो इट इज रूट ऑफ, क्योंकि ये बीच वाला वेक्टर है और दो परपेंडिकुलर है, तो मैं लिखूं VR स्क्वायर प्लस देख लीजिए आप VC स्क्वायर, तो ये आएगा IR। तो फिर आपके लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज इतना लिखने की जरूरत नहीं। ये हो गया IR का होल स्क्वायर प्लस हो गया बराबर IX सबस्क्रिप्ट C का होल स्क्वायर। I स्क्वायर सारा कॉमन बाहर आ जाएगा, तो EMF बनेगा I मल्टीप्लाइड बाय Z। Z इज इंपीडेंस ऑफ RC सर्किट नाउ, और RC सर्किट का इंपीडेंस हो गया R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये देख लीजिए आप, XC स्क्वायर, तो ये आ गया इंपीडेंस ऑफ एन RC सर्किट। फिर से वही कहानी, सर R बाय Z, तो फिर किस एंगल से करंट लीड करेगा, तो tan ऑफ थीटा। अब आप देख लीजिए, tan ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज VC बाय VR, तो VC हो गया IX सबस्क्रिप्ट C, I देन R, I कैंसल आउट होके थीटा हो गया बराबर tan इनवर्स X सबस्क्रिप्ट C डिवाइड बाय R, या थीटा हो गया बराबर tan इनवर्स 1 बाय XC होता है बराबर ओमेगा CR। तो इस एंगल से आप करंट लीड करेगा। डायरेक्टली आस्क्ड ऑब्जेक्टिव्स है ये, और बच्चे इसको याद करके जाते हैं, तो यू शुड बी गुड इन फेजर्स। आप कुछ भी कर सकते हो। और फिर वही के पावर फैक्टर cos phi हो गया दैट R बाय Z, इसमें भी वही वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका जो है, ये हो गया सर्किट कंटेनिंग जो है आपका RC सर्किट। RC जो है, RC भी मैंने अब खत्म कर दिया है, जिसमें वही दैट XC होता है 1 बाय ओमेगा C, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। इंपेडेंस हो गया रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और cos phi हो गया R बाय Z। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। और फिर अब जो है इस पे क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चे। फाइंड द सप्लाई वोल्टेज, कोई ऑप्शन नहीं, मैं पूरा सिखाना चाहता हूं आपको कि इसमें सप्लाई वोल्टेज, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे और कुछ वो जो फिर ऑप्शंस लेके हैं, बट ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके कंसेप्ट्स को जो है अच्छा बना सकते हैं। तो ये LR सर्किट है, और इस LR सर्किट में दिया है कि L में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, तो मैं यहां लिखूं VL दिया गया है आपको, और VL मेरे बच्चों दिया गया है 60 वोल्ट। VL दिया गया है 60 वोल्ट, और अगर आप देखोगे VR पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर दिया है 80 वोल्ट, और हमें बोल रहा है फाइंड द सप्लाई वोल्टेज। यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया है, बट वी विल कैलकुलेट इट, इट इज नॉट गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट इट। ये जो है मिस्टेक है, पहले आंसर आ चुका है, बट बच्चे बोलेंगे अब आंसर आ चुका है तो स्लाइड चेंज करिए सर। तो बच्चों एंट्रेंस में तो जब ये आएगा तब ये 100 वोल्ट नहीं लिखा होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। अब ये 100, ये कंफर्म होना चाहिए कि 100 ही आ जाए, ये आंसर है इसका। फाइंड द सप्लाई वोल्टेज, अगर ये 60 वोल्ट है, ये 80 वोल्ट है, अब सप्लाई वोल्टेज कैसे निकालेंगे? तो सप्लाई वोल्टेज कैसे निकालेंगे, क्योंकि LR सर्किट है, बच्चा सीधे लिख सकता हूं फॉर्मूला में, सर अभी आपने पढ़ा, इट इज रूट ऑफ। आप पीछे देखिए LR सर्किट में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया LR सर्किट में बच्चे, LR सर्किट में आपका सप्लाई वोल्टेज जो है देख लो, E इज इक्वल रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो सर आ गया आंसर, और आगे बढ़ जाइए, तो ये आ गया सर, इट इज VR स्क्वायर प्लस सर VL स्क्वायर, तो सब कुछ तो दिया है सर। E इज इक्वल टू VR स्क्वायर हो गया सर 80 स्क्वायर, प्लस हो गया VL स्क्वायर हो गया सर 60 स्क्वायर, तो ये हो गया 6400 प्लस हो गया ये 3600, ये हो गया सर 10,000, और 10,000 का रूट हो गया 100। खेल खत्म सर, हमें फॉर्मूला से आंसर आ चुका है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सच में कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आंसर है। बट मेरा अपना स्टाइल है इस क्वेश्चन को करने का, और मुझे पता है वो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप फॉर्मूला भी भूल जाएंगे तो दिस इज मेथड नंबर 2, दिस इज मेथड नंबर 2 टू सॉल्व द सेम न्यूमेरिकल। वो क्या है? वो है फेजर कैसे बनाओगे सर? देख लो, फिर से वही LR सर्किट है, अगर ये प्योर रेजिस्टर होता, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो ये I होता और ये VR होता, और अगर ये होता प्योर इंडक्टिव, अगर ये प्योर इंडक्टिव होता बच्चे, तो VL जो है करंट को 90 डिग्री से लीड करता, बट ये सर LR सर्किट है, ये LR सर्किट है, तो LR सर्किट में जो है रिजल्टेंट जो है EMF ही लीड करेगा, नॉट बाय 90, लेस देन 90। तो E आ चुका है सर रूट ऑफ सर VR स्क्वायर
प्लस VL²। तो फेजर अगर आपको पता है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वापस आ गए आप VL² प्लस VR², तो मैं वही करूंगा AT², बट ये याद करने की जरूरत नहीं, ये दिखाने का तरीका है कि आप फेजर अगर आप बना सकते हो तब आप कभी भी फॉर्मूला जो है डेवलप करके आपका आंसर 100 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद ये क्वेश्चन है फाइंड द सप्लाई वोल्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप सप्लाई, सर ये तो LCR सर्किट है और हमें जहां तक याद है आपने अभी तक हमारे साथ डिस्कस किया LR सर्किट, RC सर्किट, LCR नहीं पढ़ाया, तो उसका क्या मतलब है? अगर कंसेप्ट अच्छा हो बच्चे, LCR पढ़ने की जरूरत नहीं, हम LCR बिना पढ़े भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सर कैसे, वो आप देख लीजिए सोल्यूशन में। फाइंड द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें 30 वोल्ट कंज्यूम है, इसमें 40 वोल्ट, इसमें 80 वोल्ट, यहाँ तो आप नहीं दिया है ना, यहाँ मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, सप्लाई वोल्टेज निकालना पड़ेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चे। कोई फॉर्मूला, क्योंकि हम LCR पढ़े ही नहीं अभी, तो LCR का फॉर्मूला कहाँ पता है, बट मैं न्यूमेरिकल करके दूंगा और आप सब खुश हो जाएंगे। कैसे, देख लीजिए आप। अगर ये होता प्योर रेजिस्टिव तो ये होता करंट, ये होता पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है, अब मैं VR के बदले 30 वोल्ट डायरेक्टली लिखूंगा, तो ये हो गया प्योर रेजिस्टिव। अगर ये होता सर प्योर इंडक्टिव, तो प्योर इंडक्टिव में सर VL ही लीड करता है, और VL किससे लीड कर रहा है? 40 वोल्ट से, तो मैं प्योर केसेस बना रहा हूं। और अगर ये होता सर प्योर इंडक्टिव कैपेसिटिव, तो करंट लीड करता, तो करंट ऊपर है, और 80 वोल्ट से वो जो है करंट लीड करता पोटेंशियल से जो कैपेसिटर में है। अब ये आपके प्योर एलिमेंट्स आया, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव। अब मुझे बोलो, ये दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन दे सिंपली गेट सबट्रैक्टेड। 80 में से 40 जो है वो 40 बचता है, तो नीचे की तरफ आप 40 वोल्ट बचेगा, क्योंकि वेक्टर सबट्रैक्शन है, और ये हो गया यहाँ की तरफ 30 वोल्ट। नाउ टेल मी, ये 40 और ये 30, तो दिमाग कहता है इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और वो रिजल्टेंट जो है वो सप्लाई वोल्टेज होगा, और होगा रूट ऑफ 30² प्लस 40², क्योंकि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर रिजल्टेंट होता है रूट ऑफ A² प्लस B², ये हो गया बराबर 900 प्लस हो गया ये हो गया 1600, तो ये हो गया रूट ऑफ, ये हो गया आपका 1600 प्लस 900 2500, और 2500 का रूट 50 वोल्ट होता है। तो खेल खत्म, ये आपका आंसर आ चुका है। तो बिना LCR पढ़े फेजर डायग्राम आपका अच्छा है, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की, तब भी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। एक बार इसको फिर से रिवाइंड करके देख लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है फाइंड द इंपीडेंस ऑफ सर्किट। ये 3 क्वेश्चन है बच्चे, और नीट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 4 मार्क्स का। मैंने 3 4 क्वेश्चन एक में रख दिए। फाइंड द इंपीडेंस ऑफ सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द। इससे बाहर कहां जाएगा? इतना ही तो वो पूछ सकता है जितना मैं इसमें पढ़ा रहा हूं। तो कैसे सर कैसे ये करना है क्वेश्चन? तो हमें निकालना फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। पहली फुर्सत में अगर आप सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को देखोगे तो R जो है मेरे बच्चे, R जो है वो 3 ओम है, 3 ओम है। L दिया है, हमें XL की जरूरत पड़ेगी। XL होता है बराबर ओमेगा L। ओमेगा के लिए फ्रीक्वेंसी 50 है, तो मैं लिख सकता हूं 100 पाई सीधे, ओमेगा इज 100 पाई। L मुझे दिया गया है बच्चों, इट इज 2/100 पाई, और 100 पाई, तो ये 2 ओम के रेजिस्टेंस। तो XC निकालना है मुझे। देख लीजिए, इसमें आप सब सीख रहे हो, XC अलग क्वेश्चन है। XC जो है तो वो होता है 1/ओमेगा C। अब ये हो गया 1/ओमेगा के बदले में 100 पाई। C जो है वो प्रोवाइडेड है 1/600 पाई, तो इसमें 100 पाई 6 ऊपर जाएगा, तो ये बना 6 ओम। तो फिलहाल मैंने इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट की, ऑफर्ड बाय 3 एलिमेंट्स। तो फाइंड द इंपीडेंस ऑफ सर्किट। मगर वो हमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो हमें इंपीडेंस पूछ रहा है। जो टर्म मैंने आपके साथ डिस्कस की, दैट इज डिनोटेड बाय Z, दैट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड। और क्या आप जानते हो ये LCR सर्किट है, जो LCR हमने पढ़ा नहीं, फिर भी हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब सर Z का तो फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, मैं आपको फेजर से ये क्वेश्चन जो है लगा के दिखाता हूं। सर कैसे करेंगे आप? देख लीजिए, अगर ये प्योर रेजिस्टिव होता तो ये करंट होता, और यहाँ VR, और फिर यहाँ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो है मैं यहाँ लिखूंगा 3 ओम। देखिए कितना आसान है। अगर ये होता प्योर इंडक्टिव तो VL यहाँ की तरफ, और जहाँ की तरफ VL वहीं की तरफ XL, तो ये आ जाता 2 ओम मेरे बच्चे। और अगर ये जो है प्योर कैपेसिटिव होता तो I ही लीड करता, तो यहाँ VC आता, और जहाँ की तरफ VC वहीं की तरफ XC 6 ओम आएगा। अब मुझे बोलो, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस में था, अर्लियर क्वेश्चन पोटेंशियल में था, अब ये 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, दे विल गो फॉर सबट्रैक्शन। 6 में से 2 4, तो नीचे की तरफ एक 4 ओम का रेजिस्टर आएगा, नीचे की तरफ 4 ओम, आगे की तरफ 3 ओम, बीच में रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इंपीडेंस होगा, वही तो इंपीडेंस होगा, और होगा बराबर 4² प्लस 3², तो Z हो जाएगा बराबर 16 प्लस 9 25। Z आ चुका है 5 ओम। ये है कमाल बच्चे फेजर डायग्राम का, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट टीचिंग यू LCR सर्किट, यू आर डूइंग न्यूमेरिकल्स। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट
फेजर्स, तो इसका इंपीडेंस मेरे पास आ चुका है, फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अब मैं बोल सकता हूं कि ये सारा सर्किट जो है ये 5 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है 200 वोल्ट एसी को। फाइंड द करंट इन द सर्किट। अब मुझे करंट चाहिए, तो करंट कौन सी बड़ी बात है बच्चे, करंट कौन सी बड़ी बात है निकालना, तो करंट होता है बराबर ईएमएफ ईआरएमएस, क्योंकि आरएमएस वैल्यू है ईआरएमएस डिवाइडेड बाय जेड। ईआरएमएस आपका है 200 प्रोवाइडेड है, डिवाइडेड बाय जेड 5 निकला है, तो 5 4 जा, तो ये हो गया 40 एम्पियर का करंट। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। फाइंड द करंट इन द सर्किट। ये होता है कंसेप्ट अच्छा होना। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। अब हर एलिमेंट में वोल्टेज निकाल के दीजिए, तो कौन सी बड़ी बात है। इस एलिमेंट में I इंटू आर, आई है 40 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो गया I इंटू आर 120 वोल्ट। सर इस एलिमेंट में I इंटू आर, आई है 40 मल्टीप्लाइड बाई एक्सएल है 2, तो ये हो गया 80 वोल्ट। इस एलिमेंट सर I इंटू आर, आई हो गया 40 और XC अगर आप देखेंगे 6 4 24 240 वोल्ट। हमने पूरा सर्किट हिसाब कर दिया है, जिसमें हमने इंपीडेंस से लेके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से लेके नेट इंपीडेंस से लेके हमने करंट, और करंट के बाद हर एलिमेंट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप जो है इस एलसीआर सर्किट में जो है, तो वो हमने जो है सारा कर लिया है। इससे बाहर कहां जाएगा बच्चे, सब कुछ तो है इसी में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एलसीआर सर्किट, और ये इसमें रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर और फिर बैंडविड्थ जिसको कहते हैं। 2022 का नीट का ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा गया था, नीट 2022, जिसको देखे बच्चों को तारे दिखे थे कि सर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऑल दैट, बट मैं उसके लिए भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, वो क्वेश्चन भी रखा है मैंने, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो जाए। तो ये आपका जो है एलसीआर सर्किट में, अब यहां पे आपके लिए जो है इसमें एक स्लाइड ऐड करने जा रहा हूं एलसीआर सर्किट के रिगार्डिंग। तो ये अब जो है अब आपका एलसीआर सर्किट, तो न्यूमेरिकल्स तो पहले ही किए सर, न्यूमेरिकल्स हमने पहले ही किए, अब हम एलसीआर सर्किट। यही तो कमाल है बच्चे, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा हो ना, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा हो तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं उन चीजों को जो अननेसेसरी हो। जो नेसेसरी चीजें हैं जिनसे आपका काम हो वो आपका टीचर जानता है ना, जो टीचर एक्सपीरियंस रखता है उसको पता होता है कि कहां से क्या उठाना है और बच्चे को कैसे वो प्रेजेंट करना है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट अ टीचर, बट दैट डजंट मीन दैट टीचर ही सब कुछ है। जब तक ना स्टूडेंट उस पर जो है काम करे, जो मैंने आपको परसों जब मैग्नेटिज्म मैंने आपका जो लास्ट में थ्योरी का सेक्शन पढ़ाया, मैंने बोला 2 चीजें होती है, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा होता है स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड। दोनों इंपॉर्टेंट है, टीचर भी स्ट्रांग होना चाहिए और बच्चा भी स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके जो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक के हिसाब से काम होता है। अब जो है एलसीआर सर्किट जो हमारा एलसीआर सर्किट जो है, एलसीआर सर्किट अब मैं बनाऊंगा, बट एलसीआर तो पढ़ चुके हैं सर, फिर भी बना रहे हैं आपके लिए। ये हो गया एल, ये हो गया सी, ये मेरे बच्चे आर, ये हो गया आपका सीरीज एलसीआर सर्किट। बट जब आप देखोगे हमारे पास और एक सर्किट होता है, उसको हम पैरेलल एलसीआर कहते हैं, बट वो इंजीनियरिंग कॉलेज में, बट मैं बिलीव करता हूं आप सब नीट डॉक्टर्स हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको पैरेलल एलसीआर सर्किट भी पढ़ाया जाता है। आपके नीट में सीरीज एलसीआर सर्किट है, ये एक अच्छी चीज आपके साथ हो गई है, अदरवाइज अगर पैरेलल आता तो और मेहनत करनी पड़ती। सीरीज में एक अच्छी चीज ये है कि सारे एलिमेंट्स में करंट एक ही है, सारे एलिमेंट्स में जो करंट है वो एक ही है। अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी है सर, इसकी रेजिस्टेंस तो हमने पहले ही से पढ़ा दी, एक्सएल है। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस एक्सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसके रेजिस्टेंस देने की जरूरत नहीं, वो आर है। तो हर एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस है। एलसीआर बदनाम है, फजूल में बदनाम है बच्चे। एलसीआर कुछ खुद नहीं होता, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, या तो ये इंडक्टिव एलसीआर होता है, या तो ये इंडक्टिव एलसीआर होता है। अगर इंडक्टिव एलसीआर क्या होता है सर, इंडक्टिव एलसीआर की कंडीशन ये है कि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप डेफिनेटली वीएल हो जाएगा, क्योंकि आई इंटू एक्सएल वीएल देगा, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप वीसी होगा, आई इंटू एक्सी पोटेंशियल ड्रॉप देगा, और यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप वीआर होगा, आई इंटू आर वीआर देगा। अगर इंडक्टिव एलसीआर है तो हमने देखा है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप वीएल वीसी से ज्यादा है। आर को गोली मारो, अगर वीएल वीसी से ज्यादा है, अगर पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर में कैपेसिटेंस से ज्यादा है, ऐसे सर्किट को इंडक्टिव एलसीआर कहते हैं। क्योंकि ये होता आई इंटू एक्सएल, तो ये ग्रेटर देन आई एक्सी से होना चाहिए, आई कैंसिल होके एक्सएल जो है XC से ज्यादा, तो ये होता है इंडक्टिव एलसीआर। सो दिस बिकम्स द कंडीशन फॉर अ सर्किट टू बी एन इंडक्टिव एलसीआर। या तो ये पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होना चाहिए, या तो इसकी वो तो सीधी सी बात है, करंट सेम है, तो एक्सएल अगर XC से ज्यादा या VL से ज्यादा, इसको इंडक्टिव एलसीआर सर्किट कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट। कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट, तो अब आप जो है इतने काबिल हो कि आप बोल सकते हो सर VC इज ग्रेटर देन VL, तो है तो इसमें खसलत जो है पूरे सर्किट में कैपेसिटिव वाली आएगी, उसके लिए VC ग्रेटर देन VL आ जाएगा, और फिर XC फर्दर जो है XL
से ज्यादा आ जाएगा। तो ये दूसरा टाइप हो गया एलसीआर का। तो ये इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा एलसीआर, ये कैपेसिटिव की तरह बिहेव करेगा एलसीआर। और तीसरा कंडीशन इसका होता है जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ये तीसरा टाइप होता है एलसीआर का। और इस वक्त जो है वीएल वीसी के बराबर होता है और फिर आई एक्सएल जो है आई एक्ससी के बराबर होता है। आई कट जाएगा, एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा। तो ये तीसरा कंडीशन होता है और इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो वीएल ग्रेटर देन वीसी, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी इंडक्टिव एलसीआर, वीसी ग्रेटर देन वीएल, एक्सएल एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल कैपेसिटिव एलसीआर। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वीएल वीसी के बराबर है और उस वक्त एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा। इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो उस वक्त इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर जब भी सर्किट में देखोगे या वीएल वीसी के बराबर देखोगे तो समझ लेना सर्किट रेजोनेंस में है। और एक्सएल हम पढ़ा चुके हैं ओमेगा इंटू एल, एक्ससी हम पढ़ा चुके हैं 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा क्रॉस करो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी और टेकिंग रूट तो ओमेगा हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ एल सी जो है। इस ओमेगा को हम रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ओमेगा आप जानते हैं 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई न्यू। अब ये न्यू कोई आम न्यू नहीं है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इट इज 1 बाय रूट ऑफ एल सी। डायरेक्टली आस्क्ड ऑब्जेक्टिव तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ एल सी। खेल खत्म, आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी आ चुका है। तो ये है एलसीआर सर्किट जिसपे न्यूमेरिकल तो पहले ही किए, बट इसके 3 टाइप्स, इंडक्टिव कब होगा, कैपेसिटिव कब होगा और रेजोनेंस कब होगा, ये आपको जो है समझ आना चाहिए। इंडक्टिव के वक्त जब आप इसका फेजर बनाओगे तो बनाना आना चाहिए आपको बनाना। मैं आपके लिए हेल्प करता हूं, अदरवाइज बच्चे इतना टाइम नहीं है कि इस स्टेज पे ये सारी चीजें ऑलमोस्ट तो सारा मैंने पढ़ा दिया। इंडक्टिव एलसीआर मैं तो आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ा रहा हूं, जितना जो है जरूरी नहीं है इतना बच्चे, क्योंकि जो है हमारा जो काम है, हमारा काम है थोड़ा सा आपको जो है इसमें लास्ट स्टेज में हेल्प करना। बट मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ा रहा हूं कि अगर आपके पास इंडक्टिव एलसीआर है मेरे बच्चे, अगर आपके पास इंडक्टिव एलसीआर सर्किट है तो इसका फेजर हम जल्दी जल्दी बनाएंगे मेरे तरीके से। जो मेरा तरीका है, मेरा तरीका ये है, अगर ये प्योर इंडक्टिव होता सर तो प्योर रेजिस्टिव होता तो आई, ये होता सर वी आर। अगर ये होता प्योर इंडक्टिव तो सर आप प्योर इंडक्टिव में जो है पोटेंशियल लीड करता है करंट से 90। अगर ये होता सर प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव में करंट लीड करता है पोटेंशियल से दैट 90। बट ये इंडक्टिव एलसीआर है तो वीएल वीसी से ज्यादा है, इसीलिए मैंने इसको बढ़ाया क्योंकि हम जानते हैं द कंडीशन इज वीएल ग्रेटर देन वीसी। वीएल जब वीसी से ज्यादा है, वीएल जब वीसी से ज्यादा है दिस वेक्टर, तो अगर ये 10 है ये 7 है, 10 माइनस 7 होता है 3, तो ऊपर की तरफ आएगा तो ये वेक्टर आएगा वीएल माइनस वीसी। अब मुझे बोलो, अब ये और ये आपके पास बचा है क्योंकि ये आपने आप सॉल्व कर दिया है। अब ये वीएल माइनस वीसी तो ऊपर की तरफ ही है और ईएमएफ ही लीड कर रहा है करंट को, इसीलिए इंडक्टिव कहते हैं। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा और वो रिजल्टेंट वेक्टर अब ये आएगा, ये रिजल्टेंट ईएमएफ होगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसको यहां शिफ्ट करो। अब देखो कितना आसान है, वीएल माइनस वीसी और ये हो गया किस एंगल से आप लीड करेगा, फॉर एग्जांपल थीटा। तो ये हो गया इंडक्टिव एलसीआर का फेजर। तो मुझे बोलो अब आप यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर हो गया इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट, तो ई हो गया बराबर रूट ऑफ बचे वी आर स्क्वायर। ये है आप वो चीजें जो याद करते हो, मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत है। और ये हो गया आपका वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। इतने आप इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया तो वो बदकिस्मती है बच्चे। और फिर आई आर यहाँ जाएगा, आई एक्सएल आई एक्ससी आई सारा कॉमन स्क्वायर से कट के बाहर आ जाएगा तो इक्वेशन रिड्यूस होगा आई इंटू रूट ऑफ, यहाँ बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा बच्चे एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ ई इज इक्वल आई जेड, वेयर जेड इज कॉल्ड एज इंपीडेंस ऑफ एन इंडक्टिव एलसीआर सर्किट। जेड भी आपके पास है, ईएमएफ का इक्वेशन भी है। फिर आपसे पूछे किस एंगल से जो है लीड करता है, तो आप लोगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल तो परपेंडिकुलर बाय बेस के हिसाब से वी एल माइनस वी सी डिवाइड बाई वी आर। अब आप यहाँ कुछ भी ड्रॉप करो, यहाँ आ जाएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी डिवाइडेड बाई आई आर। आई जो सारा कट जाएगा तो tan ऑफ थीटा मैं निकाल चुका हूँ एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। फिर एक्स एल एक्स सी का वैल्यू ड्रॉप करके हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर है बच्चे, कुछ भी आप यहाँ से डेवलप कर सकते हो। इवन अगर इसको हम ऐसे रिप्लेस करें, यहाँ से मैं आर दिखाऊं, यहाँ से मैं आप जो है यहाँ आ जाएगा ये एक्स एल माइनस एक्स सी जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया रेजिस्टेंस से, यहाँ इंपीडेंस। तो यहाँ का कॉस फाई जो है पावर फैक्टर जो है वो आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज आर बाय जेड के हिसाब से यहाँ ये भी निकाला जा सकता है। सो एवरीथिंग इज नाउ पॉसिबल हियर। ये हो गया इंडक्टिव एलसीआर। कैपेसिटिव में क्या होगा, ये हो गया आई, ये हो गया वी आर, तो ये हो गया वीसी, ये हो गया वीएल। बट कैपेसिटिव में वीसी ग्रेटर देन वीएल होगा तो डायग्राम नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और फिर ये सारी चीजें ऐसे ही एज इट इज। तो मैं अगर कैपेसिटिव एलसीआर के ऐसे ही इक्वेशंस लिखूं तो अब आप ये खुद बना सकते हो कि आप वीसी वीएल से ज्यादा बनाना और फिर इक्वेशन ऑफ ईएमएफ जो है, लास्ट इक्वेशन ऑफ ईएमएफ जो है वो आएगा रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे अब आ जाएगा वीसी माइनस वीएल। दिस इज द ओनली डिफरेंस, वीसी माइनस वीएल का स्क्वायर आ जाएगा। इन द सेम फैशन यहाँ आ जाएगा ई इज
इक्वल आई रूट ऑफ, यहाँ आ जाएगा बच्चे अंदर आर स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, अब यहाँ वीसी, यहाँ आ जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, क्योंकि अब यही पार्ट बड़ा है और ये हो जाएगा ई इज इक्वल आई इंटू जेड। ये हो गया आपका कैपेसिटिव एलसीआर। तो कैपेसिटिव एलसीआर, इंडक्टिव एलसीआर, सब कुछ फेजर डायग्राम, सब कुछ क्लियर, हर एक इक्वेशन, कुछ गोटा नहीं जिसको जो लोग जो है डरते हैं इन इक्वेशन से कैसे याद रखेंगे, बट अगर आपको ये तरीका आता है तो आपको इक्वेशन से डरने की जरूरत नहीं बच्चे। उसके बाद जो है आपका रेजोनेंस भी मैंने जो है पढ़ा दिया कि रेजोनेंस के वक्त ऐसा होगा एक्सएल एक्सी के बराबर है। और अगर मैं रेजोनेंस का फेजर बनाऊं, कुछ बच्चों के लिए बच्चे रेजोनेंस का भी फेजर बनाऊं, तो रेजोनेंस के वक्त फेजर बनाने की जरूरत ही क्या है। और आप बिलीव नहीं करोगे, आईआईटी का क्वेश्चन है फेजर एट रेजोनेंस, ये हो गया आई, ये हो गया वी आर अगर प्योर होता, अगर फिर प्योर इंडक्टिव होता तो ऊपर की तरफ है वीएल, और अगर प्योर कैपेसिटिव होता, अगर प्योर कैपेसिटिव होता तो नीचे की तरफ वीसी। बट इस सूरत में तो वीएल वीसी के बराबर होता है, तो दोनों वेक्टर बराबर, ये कैंसल आउट होके अब मुझे बोलो आपका सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव बन चुका है। इसीलिए हम कहते हैं एट रेजोनेंस द सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, रेजोनेंस के वक्त आपका सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव, क्योंकि वीएल वीसी को कैंसल आउट करके आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो है वो रिड्यूस होता है। तो ये रेजोनेंस का खेल है। अब मुझे बोलो रेजोनेंस के कुछ पॉइंट्स जो है, रेजोनेंस के कुछ पॉइंट्स, रेजोनेंस के वक्त क्या क्या होता है, यहीं से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट यही है कि VL जो है वो VC के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट यही है XL जो है वो XC के बराबर आ जाता है। अब आप मुझे बोलो इंपीडेंस दोनों केसेस में आप पढ़ चुके हो, अगर इंडक्टिव है तो यहां होता है आर स्क्वायर प्लस, यहां आप देख लो XL स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता। और अगर ये मेरे बच्चे कैपेसिटिव LCR होता तो यहां होता आर स्क्वायर प्लस, यहां मेरे बच्चे होता XC माइनस XL का होल स्क्वायर। यही दो वेरिएंट्स तो आपके पास है। बट रेजोनेंस के वक्त मेरे बच्चों XL XC के बराबर होने की वजह से ये और ये जीरो हो जाएगा, ये और ये जीरो हो जाएगा। तो एट रेजोनेंस Z हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर। रेजोनेंस के वक्त ऐसा होने वाला है, स्क्वायर एंड रूट कट जाएगा, Z हो जाएगा R। एंड बिलीव मी दिस इज द मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड। मतलब रेजोनेंस के वक्त रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाती है सर्किट में, और जब रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाती है दिमाग कहता है करंट हमेशा होता है EMF डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। क्योंकि ये मिनिमम हो चुका है किसके बराबर, R के बराबर। तो जब ये मिनिमम हो चुका है तो करंट जो है मेरे बच्चे उस वक्त मैक्सिमम हो जाता है। तो रेजोनेंस के वक्त करंट जो है सर्किट में मैक्सिमम चलती है। तो ये रेजोनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, VL VC के बराबर, XL XC के बराबर, इसीलिए Z जो है वो R पे रिड्यूस हो जाता है। मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड, एंड व्हेन द रेजिस्टेंस इन ऑफर्ड इज मिनिमम, तो उस वक्त जो आपका जो करंट सर्किट में है वो मैक्सिमम चला जाता है। दैट करंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम। चलिए कोई मसला नहीं, ये फोन आया था तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस डेवलप हुई। तो ये आपका जो है मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम करंट उस वक्त चलता है सर्किट में। इसी पॉइंट को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो अगर हम इसका रेजोनेंस कर्व बनाए तो हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, दैट इज रेजोनेंस कर्व। दैट रेजोनेंस कर्व क्या होता है? तो रेजोनेंस कर्व जो होता है वो एक्चुअली ग्राफ होता है जो हम करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी डेवलप करते हैं। क्योंकि ये सारा खेल तो फ्रीक्वेंसी का है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से XL XC जो है वैरी करता है। XL तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आती है जिसको आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसी वक्त ये होता है ये सारा खेल। उसी कर्व को हम, तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जब आप देखोगे तो वो ऐसा ग्राफ होता है, तो ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है जिसको आप न्यू आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इस वक्त जो करंट सर्किट में चलती है वो होती है I0, जिसको आप मैक्सिमम करंट कहते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस आपका जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस वक्त सर्किट में इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम होता है। तो ये आपका रेजोनेंस कर्व हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें इस रेजोनेंस कर्व में आप और एक कंसेप्ट ये होता है बच्चे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को ये पता होगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो करंट है इस पॉइंट पे, इस पे अगर आप देखोगे करंट मैं ले रहा हूँ I0/√2। तो ये जो करंट है जब I0/√2 के मैक्सिमम का डिवाइड बाय √2, यहाँ जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना इस कर्व में, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हुआ। बट ये जो फ्रीक्वेंसी है तो ये मान लो ये ω1 है, क्योंकि 2π/ν1, ये हो गया ω2 2π/ν2, फ्रीक्वेंसी वैरी हो रहा तो अकॉर्डिंगली ओमेगा। तो इन फ्रीक्वेंसीज को हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, क्योंकि उस वक्त करंट होता है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पावर निकालोगे I² तो ये बनेगा I0² 2। दैट इज वाई इन दो फ्रीक्वेंसीज पे, इस करंट पे पावर कंज्यूम्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, इसीलिए इनको कहते हैं क्योंकि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के लिए जो करंट डेवलप रिक्वायर्ड होती है दैट्स I0/√2। और इन दो फ्रीक्वेंसीज को ω2 और
ओमेगा 1 जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहलाते हैं, तो इनका जो डिफरेंस होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है, इसको हम बैंड विड्थ कहते हैं। याद रखना बच्चे, इस चीज को हम बैंड विड्थ कहते हैं। वी कॉल दिस द डिफरेंस ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज, जिनको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी सर्किट में कहते हैं, इसको हम बैंड विड्थ कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी कॉल दिस एज बैंड विड्थ। और उस वक्त जो करंट सर्किट में चलती है वो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, और इन फ्रीक्वेंसीज को हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि उस वक्त पावर जो है वो आधा हो जाता है। तो ये रहा रेजोनेंस कर्व का जो है इंपॉर्टेंट आइडिया। अगर हम वापस अपनी स्लाइड में जाए जहां पे हमने जो है ये छोड़ा था, वो ये है। अब आप अपनी स्लाइड को सारा जो है देख सकते हैं। LCR सर्किट में इंपीडेंस ये होता है, या तो बच्चे मैंने एक ही लिखा है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आप समझ गए ये इंडक्टिव LCR का है, तो कैपेसिटिव में XC माइनस XL का होल स्क्वायर आता। cos फाई हमेशा R/Z होता है। रेजोनेंस के वक्त VL VC के बराबर, XL XC के बराबर, और उस वक्त ओमेगा नॉट जो है 1/√LC, और उस वक्त करंट जो है वो सर्किट में मैक्सिमम चलता है। और मैंने फिर बोला आपको कि ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया मैक्सिमम करंट जो है, और मैक्सिमम करंट बाय √2। उस वक्त दो फ्रीक्वेंसीज रेस्पॉन्सिबल होती है, इनको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, और इनके बीच में जो विड्थ है इसको हम बैंड विड्थ कहते हैं। और ये बैंड विड्थ जो है, ये बैंड विड्थ R/L के बराबर होता है, रेजिस्टेंस बाय इंडक्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 का नीट का क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। और एक चीज इसमें हम डिस्कस करते हैं जिसको हम क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर कहते हैं, वो हमेशा होता है ये ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय, तो क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर जो है वो हमेशा होता है बच्चों, वो हमेशा होता है ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय दिस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दैट इज पीक फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ इज कॉल्ड एज क्वालिटी फैक्टर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। वही लिखा मैंने क्वालिटी फैक्टर, बहुत कम बच्चों को पता होता है। ये पीक फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिस वक्त करंट मैक्सिमम होता है सर्किट में, और डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ दैट्स ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसी को क्वालिटी फैक्टर। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आता है 1/R√LC। रिमेंबर दिस इक्वेशन। और फिर अगर आप यहाँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालना चाहते हो तो ये R/L पे रिड्यूस होता है, रेजिस्टेंस बाय इंडक्टेंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो बैंडविड्थ याद रखना R/L के बराबर होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है पीक फ्रीक्वेंसी दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, और ये होता है बराबर 1/R√L/C। क्योंकि LCR सर्किट है तो तीनों एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आप याद रखेंगे। बट बच्चे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब है, जो मैं इसमें अब ऐड करने जा रहा हूं, उसके बाद जो है, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स हमें डिस्कस करने हैं। बट मैं यहां छोड़ना नहीं चाहता, मैं आपके लिए इसमें और एक स्लाइड ऐड करना चाहता हूं, तब जाके जो है, अब इतनी मेहनत हम कर चुके हैं, तो ये थोड़ा सा और इसमें ऐड करने से आपका जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। तो बच्चे, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई, वो आप जानते हैं दैट R इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बट XL जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। क्योंकि आप जानते हैं XL जो है मेरे बच्चे वो ओमेगा L होता है, और वो होता है बराबर 2 पाई न्यू इनटू L। तो अगर आप देखेंगे XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। इसी तरह जब आप XC को देखते हैं तो ये 1/ωc होता है, और ये हो जाएगा 1/2 पाई न्यू C। तो XC जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। अब मेरी एक इन्वेंशन है, मेरी एक इजाद है, जो मैं क्लास में डिस्कस करता हूं, ये पेटेंटेड है बच्चे, आप इसको गौर से देखेंगे। मैं यहां पे एक चीज बनाने जा रहा हूं, और ये आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो क्या है सर, मैं यहां से लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, यहां लिखूंगा मैं XL, और यहां लिखूंगा मैं XC। आराम से समझना। और फिर मैं यहां की तरफ क्या करने जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा इंक्रीजेस, मतलब इस डायरेक्शन में हमारा फ्रीक्वेंसी अब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, इस डायरेक्शन में हमारा फ्रीक्वेंसी अब इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। नाउ टेल मी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी तो इनिशियली फ्रीक्वेंसी कम थी, अब आप लॉजिक से देखिए, अगर इनिशियली फ्रीक्वेंसी कम थी तो ये कम था, और ये कम था तो ये भी XL भी कम था, और अगर इनिशियली फ्रीक्वेंसी कम थी, ये कम था, तो ये ज्यादा है इनवर्सली। तो ये जो है, अगर मैं लिखूं 2 तो मैं लिखूं ये 10। आपने वो 10 क्यों लिखा? क्योंकि इनिशियली फ्रीक्वेंसी कम है, XC ज्यादा होगा, इनिशियली फ्रीक्वेंसी कम है तो XL कम होगा, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब जब नीचे आ रहे हो आप, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, और यहां फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ये घटेगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये घटा, फिर से आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XL और बढ़ेगा, ये 6 होगा, ये और घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी 6 होगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये है बच्चे कंसेप्ट का खेल, कि जिस वक्त XL XC के बराबर हुआ, उसी फ्रीक्वेंसी को हम फिजिक्स में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस वक्त XL XC के बराबर हुआ, और जब ऐसा हुआ, इसको रेजोनेंट कंडीशन कहते हैं। और सर्किट ने प्योर रेजिस्टर की तरह बिहेव किया, जो मैंने फेजर्स में भी आपके साथ डिस्कस किया, प्योर रेजिस्टर की तरह बिहेव किया। इंपीडेंस मिनिमम हुआ, करंट मैक्सिमम हुआ, जो मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाया कि इंपीडेंस मिनिमम होने पे करंट मैक्सिमम होता है, और फिर फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, ये 8 हुआ, ये घट रहा है, ये 4 हुआ, फ्रीक्वेंसी
अभी भी बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, ये 10 हुआ, ये घट के 2 हो गया। तो अब मुझे बोलो, जब हम एंट्रेंस में पूछ रहे हैं एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट बिहेव्स एज, सब बोलते हैं सर प्योर रेजिस्टिव, क्योंकि उस वक्त एक्सएल एक्ससी के बराबर हो गया। बट जब हम एंट्रेंस में पूछते हैं बिफोर रेजोनेंट सर्किट का बिहेवियर क्या था, किसी को पता नहीं होता है। तो याद रखना, बिफोर रेजोनेंट सर्किट का बिहेवियर होता है, देख लो एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल, तो बिफोर रेजोनेंट सर्किट का बिहेवियर कैपेसिटिव होता है, और आफ्टर रेजोनेंस देखो एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है, आफ्टर रेजोनेंस सर्किट का इंडक्टिव बिहेवियर होता है। बच्चे यही चीजें हैं जो कंसेप्ट को अच्छा बनाती है। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर आप इस ग्राफ पे आना चाहते हो, अगर आप इस ग्राफ पे वापस आना चाहते हो, तो मुझे बोलो इस फ्रीक्वेंसी पे प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा, इस फ्रीक्वेंसी पे प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा, और Z जो है वो R के बराबर होगा। इसीलिए जब Z मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम हुआ। बट बिफोर रेजोनेंस कैसे बिहेव करेगा, तो वो पूछता है ये कैसे बिहेव करेगा, तो आंसर होना चाहिए कैपेसिटिव। आफ्टर रेजोनेंस कैसे बिहेव करेगा, तो आंसर होना चाहिए इंडक्टिव। यही तो है वो इंपॉर्टेंट चीजें जो बच्चों को पता नहीं होती। ये तो सबको पता होता है कि एट रेजोनेंस इट बिहेव्स एज रेजिस्टिव सर्किट, करंट इज मैक्सिमम, ये सब जानते हैं। बट बिफोर रेजोनेंस एंड आफ्टर रेजोनेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट खेल है। और फिर मेरे बच्चे, अभी आपका क्लियर हो गया है इस चीज से, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है। बट अभी भी मेरा मन नहीं भरा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने जितना भी ए से बी तक पढ़ाया वो मैं आपको एक ही ग्राफ में दिखाऊंगा। ये है वो इंपॉर्टेंट चीज जो आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट खेल है। अब अगर आप लेक्चर आराम से आपने देखा होगा, यार आप देखोगे तो आपको लगेगा ये मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है जो मैं इस डायग्राम में बनाने जा रहा हूं। तो आप सब देखेंगे, इधर सब आप देखेंगे। ये हो गया बच्चे फ्रीक्वेंसी वर्सेस ग्राफ का, किस किस के साथ, इस एक्सिस पे या तो आर है, या तो एक्सएल है जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, या तो एक्सी है, या तो अब ये करंट है, या तो अब ये इंपीडेंस है। तो इस पे मैं सब कुछ बना रहा हूं वाई एक्सिस पे वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे, वर्सेस फ्रीक्वेंसी, आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे कि ये जो है रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये आर की लाइन आनी चाहिए। कुछ चीजें जो वही जो आपने पढ़ी है मेरे पास, कुछ चीजें वही जो आपने मेरे पास पढ़ी है। तो मुझे बोलो उसके बाद जो है, उसके बाद जो बच्चे एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, आपने पीछे मेरे पास पढ़ा है। उसके बाद मेरे बच्चे एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो शेप ऑफ द ग्राफ जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होके यहां से गुजर के चला जाएगा। ये आपका एक्सी हो गया। और बच्चे ये है वो फ्रीक्वेंसी जिसको आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के वक्त एक्सएल एक्सी के बराबर मर्ज हो गया यहां पे, और सर्किट रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी के वक्त एक्सएल एक्सी को यहां पे कट कर गया तो बराबर हो गया और रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बट उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट होने वाली है जो इसको और खूबसूरत बना देगी। मुझे बोलो, जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाता है, सर्किट में करंट मैक्सिमम चलती है, सर्किट में मैक्सिमम करंट चलती है, तो आपने देखा रेजोनेंस ग्राफ ऐसा होता है। तो ये करंट का ग्राफ है जो अभी आपने मेरे पास जो है आप पढ़ चुके हैं बच्चे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वक्त करंट का जो है मैक्सिमम जो है वैल्यू आ जाता है, और शेप ऑफ द ग्राफ ये है। तो रेजोनेंस, बट करंट मैक्सिमम क्यों हुआ रेजोनेंस पे? क्योंकि इंपीडेंस मिनिमम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ। इसीलिए मेरे बच्चे अगर आप देखोगे तो जिस वक्त करंट मैक्सिमम हुआ उस वक्त जो है आपका इंपीडेंस जो है वो मिनिमम हुआ। तो जिस वक्त आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हो, करंट मैक्सिमम हुआ, एक्चुअली उस वक्त इंपीडेंस गिर के मिनिमम हुआ। जब इंपीडेंस Z मिनिमम हुआ, इस पे मैंने Z लिखा, जब इंपीडेंस मिनिमम हुआ, करंट मैक्सिमम हुआ। तो ये तो पूरा ऐसे है आपका। आप तो अभी तक मेरे पास R, XL, XC, I और Z ही पढ़ चुके हो, और वो सारा समेट लिया मैंने इस ग्राफ में। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप कहीं फंसने वाले नहीं हो। अगर आप देखोगे कुछ ही स्लाइड्स मैंने इसमें रखे थे, बट एक्सप्लेन सब किया, और इस कम टाइम में किया। ये तभी हो सकता है जब आपका कंसेप्ट अच्छा हो, अदरवाइज ऐसी चीजें नामुमकिन होती है इतने कम समय में। तो अब आपका जो है वो पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आप बैंडविड्थ से लेके हाफ पावर फ्रीक्वेंसी से लेके R/L वो सब कुछ जो है मैंने अब एक्सप्लेन किया। और उसके बाद जो है मेरे बच्चे, उसके बाद जो है इसमें एक चीज है जो मैंने वो पहली स्लाइड में लिखी है, दैट्स पावर इन एसी। अब आप ये समझ सकते हो, पहली स्लाइड में मैंने लिखा था पावर इन एसी, फिर मैंने बोला था लास्ट में मैं हेल्प करूंगा। तो याद रखना फॉर्मूला पावर इन एसी जो होता है वो होता है बराबर ERMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS मल्टीप्लाइड बाय cos phi, where cos phi is called as power factor। अब आप जानते हो कि there is always a phase difference between current and potential। In pure resistive it is 0, but in pure inductor it is 90, pure capacitor it is 90,
कि कौन लीड कौन लैग वो छोड़ दो, फिर इंप्योर सर्किट्स में भी लीड और लैग है, तो हमेशा इस चीज पे डिपेंड करता है और इसको पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये पावर का पहला इक्वेशन डेवलप हुआ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ARMS के बदले E0/√2, IRMS के बदले I0/√2, cos phi तो cos phi ही है जिसको आप पावर फैक्टर कहते हो। तो पावर हो गया बराबर E0 I0√2 होता है cos phi, खेल खत्म। ये आपका पीक वैल्यूज में इक्वेशन, चाहे आप इससे न्यूमेरिकल करो या उससे, दोनों से आपका आंसर आ चुका है। और याद रखना ये cos phi इसमें पावर फैक्टर होता है और ये हमें बोलता है कितना सर्किट में पावर कंज्यूम हो चुका है। और फिर से cos phi जो है मैं पीछे डिराइव कर चुका हूं, cos ऑफ थीटा से डिनोट किया, R/Z, R होता है रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इंपीडेंस, LR सर्किट का अपना इंपीडेंस, RC सर्किट का अपना इंपीडेंस, LCR का अपना इंपीडेंस, वो आप पढ़ चुके हो मेरे पास। और ये पावर फैक्टर का वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक रेंज करता है। इसका वैल्यू रियल सर्किट्स में 0.7, 0.8, 0.9 होता है, बट आइडियल केस में या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो कब 0 कब 1 उस पे जो है अभी आपको क्वेश्चन जो है मैं इस पे पावर पे कराने जा रहा हूं। और ये है आपका पहला क्वेश्चन जो पावर पे है, दैट्स EMF का इक्वेशन दिया है, करंट का इक्वेशन दिया है, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड। कुछ नहीं करना सर, सोल्यूशन में चूंकि ये पीक वैल्यूज है, ये होता है E=E0 sin ωt, ये होता है I=I0, चूंकि पीक वैल्यूज है तो मैं पीक वैल्यूज की इक्वेशन यूज करूंगा। दैट पावर होता है बराबर E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ phi। सर अब हम वैल्यूज ड्रॉप कर सकते हैं। E0 का वैल्यू जो है वो 40 है, I0 का वैल्यू जो है वो 5 है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ phi। ये साइन ऑफ 100 pi t है, ये साइन ऑफ 100 pi t प्लस π/3 है, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे cos ऑफ 60 डिग्री यही होता है यार पावर फैक्टर। तो पावर हो गया बराबर, ये हो गया 220 520 220 40 520 100 मल्टीप्लाइड बाई cos 61/2, तो ये हो गया 50 वाट का पावर कंज्यूम होगा। तो ये आपको बोलता है कि कितना पावर कंज्यूम होगा सर्किट में, इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। उसके बाद जो है बच्चे, उसके बाद जो है अगर आपका बच्चे प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट हुए, अगर आपके प्योर कैपेसिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है और प्योर इंडक्टिव सर्किट में हुए, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव, तो आप सब जानते हो उनमें फाई जो है फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, क्योंकि इसमें प्योर कैपेसिटिव में करंट लीड करता है पोटेंशियल को 90 डिग्री से, आप ये जानते हो बच्चे। या अगर आप प्योर इंडक्टिव की बात करें तो उसमें पोटेंशियल लीड करता है करंट को 90 डिग्री से, तो cos ऑफ 90 दोनों सूरतों में 0 आता है, इसलिए पावर कंज्यूम्ड बाय दीज टू एलिमेंट्स इज 0। याद रखना प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट्स पावर कंज्यूम 0 करते हैं, जबकि प्योर रेजिस्टिव में फेज डिफरेंस 0 होने की वजह से cos 0 1 होता है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स मैक्सिमम पावर सर्किट कंज्यूम करते हैं। ये चीजें जो है आप लास्ट में ऐड करेंगे। नाउ वी विल गो डायरेक्टली टू द क्वेश्चन स्लाइड्स जो है, अब इसमें जो क्वेश्चंस जो है अब हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट विल कंप्लीट आवर इंटरेक्शन फॉर टुडे। तो अब जो है अब आप क्वेश्चंस पे देखेंगे, इनमें जो है अब आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप सब कुछ जो है अब पढ़ चुके हैं बच्चे। तो विल गो डायरेक्टली टू क्वेश्चंस। तो ये है द RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये है जो आपसे आप पूछा जाएगा, बट कंसेप्ट्स के लिए मैंने इतना जो है आपका इतना टाइम लिया। द RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, या मैं ऐसा कर सकता हूँ तो थोड़ा जो है मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके जो है हम जो इसका दूसरा वीडियो वो इसी के साथ जो है वो हम फिर जो है लेक्चर 2 बन के आएगा। सो ये अलग रहेगा, जो मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ा है और कुछ क्वेश्चंस, और इसके बाद ही शॉर्टली 2-4-5 मिनट के बाद हम फिर से आके ये जो है स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।